हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया हैं, जोश में। तो जी आज हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर्स की, और इससे पहले वाले सेशन में भी हम शॉर्ट आंसर्स को ही सॉल्व कर रहे थे, बट उसको हमने बीच में रोक दिया था। ठीक है, बीच में रोका इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को लंबी वीडियोस देखने में थोड़ी सी आफत सी आती होगी, इसलिए अब मैं क्या करता हूँ, वीडियोस को थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना वही है ना। बट यस ठीक है, मैं सोचता हूँ क्योंकि पिक्चर तो है नहीं, लेक्चर है सर। ये पिक्चर अगर 2.5 घंटे की होती तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लेक्चर अगर 2.5 घंटे का हो जाए तो फिर हमें बड़ी जोर आता है पढ़ने में। तो कोई बात नहीं, घबराओ मत, अब मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाया करूंगा। ठीक है, तो उससे तुम्हारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। एनीवे शुरू करते हैं। लास्ट सेशन में हमने बात कर ली थी शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन नंबर 11 तक, याद है तुम लोगों को? तो आज का सेशन हम उसके अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे। और जैसा मैं हर सेशन में कहता हूं कि भाई पेन और पेपर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो भी क्वेश्चन आता है वीडियो को एक बार पॉज करो, खुद से ट्राई करो, देखो क्या तुमसे वो क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। अगर तुम उसको सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो घबराओ मत, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें कराऊंगा फिर। ठीक है, बट हां उनको साथ साथ नोट जरूर करना, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे जब तुम्हारा एग्जाम आएगा ना, वहां पे बहुत काम आएंगे फिर ये चीजें। तो इन चीजों को साथ में रखो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर तुम इधर उधर भटकोगे जाके सॉल्यूशंस देखने के लिए, तो बेटर है सॉल्यूशन तुम्हारे पास होगा, तो तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा उसमें फिर। ठीक है, चलो भाई, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन कहता है, इफ द रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो अबाउट अ पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट के अबाउट रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो हो जाए, तो क्या वो जरूरी है कि किसी और पॉइंट के अबाउट भी जीरो ही होंगे? बोला गया है, इफ द रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो अबाउट अ पॉइंट, इज इट नेसेसरी दैट इट विल बी जीरो अबाउट एनी अदर पॉइंट? किसी और पॉइंट के अबाउट भी जीरो होंगे वो? सोचो जरा, सोचा कुछ इसके बारे में? क्या बोलोगे कि सर मान लीजिए एक आर्बिटरी बॉडी हम बना लेते हैं यहां पे। सो वी हैव दिस आर्बिटरी बॉडी, ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। मान लो यहां पे किसी बॉडी के ऊपर है ना, बॉडी बोले ना यहां पे, हाँ, तो रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो अबाउट अ पॉइंट। ये पॉइंट हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। पहला फोर्स मान लीजिए यहां पे F1 लग रहा है बॉडी के ऊपर, दूसरा फोर्स मेरे पास मान लीजिए F2 लग रहा है यहां पे ऐसे की तरफ, तीसरा फोर्स मान लीजिए मुझे मेरे पास जो लग रहा है बॉडी के ऊपर वो F3 है, और चौथा फोर्स भी यहीं कहीं डिफाइन कर देता हूं F4। बॉडी के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं मेरे पास। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, बॉडी के ऊपर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब अगर ये 4 फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तो बोला गया है इन चारों का जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा, इन चारों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो जीरो है। सो नेट टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, लेट्स सी, ये पॉइंट मैंने P डिफाइन कर दिया है, तो इस पॉइंट P के अबाउट जो नेट टॉर्क होगा इट इज जीरो। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इससे पहले एक बार याद करो, पिछले सेशन में जब मैं तुम्हें नेट टॉर्क के कॉन्सेप्ट्स बता रहा था, तो बोला था नेट टॉर्क को आप लिख सकते हो R वेक्टर क्रॉस नेट फोर्स, है ना। तो आप क्या करते हो, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट लेते हो, उसके बाद नेट टॉर्क के फॉर्मूले में उस रिजल्टेंट को पुट कर देते हो। आप क्या करते हो, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल के उसको नेट टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर देते हो। तो हम भी कुछ ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में डिफाइन करूं? ओके, किस डायरेक्शन में डिफाइन करें, किस डायरेक्शन में डिफाइन करें? लेट्स से इन सारे फोर्सेस को मिला देता हूं एक जगह पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना देता हूं इन सारे फोर्सेस का। सो फोर्स F1 ऐसे बना दिया मैंने, F2 ऐसे बना दिया, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट यहां पे आ जाएगा। ठीक है, F3 यहां की तरफ कहीं लग रहा है और F4 इधर कहीं लग रहा है। तो बेसिकली हुआ यूं कि इन सब का जो रिजल्टेंट आया F नेट वो इधर आ गया, ये इसका R वेक्टर हो जाएगा। अब अगर नेट टॉर्क की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है नेट टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर जा रहा है, और नेट फोर्स और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है यहां पे, नेट फोर्स और आर वेक्टर के बीच का एंगल जो है बन रहा है हियर थीटा इज जीरो। थीटा होता है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ नेट।
मान लो भाई सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां कहीं आ रहा है, सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां पे आ रहा है, तो आर वेक्टर और नेट फोर्स के बीच का एंगल जीरो बन रहा था, इसके कारण पॉइंट पी के अबाउट टॉर्क जीरो हो गया। पहली बात जो क्वेश्चन में बोली थी, इफ द रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो अबाउट अ पॉइंट, तो पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या ऐसा जरूरी है कि किसी और पॉइंट के अबाउट भी ये टॉर्क जीरो ही हो जाए? ऐसा जरूरी है क्या कि किसी और पॉइंट के अबाउट भी ये टॉर्क जीरो हो? तो एक और पॉइंट ले लेते हैं सर, यहीं पे हम लोग उसको नाम दे देते हैं Q। एक पॉइंट यहां पे मैंने लिया Q, इस Q का पोजीशन वेक्टर यहां पे आएगा गिवन बाय R डैश। एक और पॉइंट मैंने ले लिया Q का पोजीशन वेक्टर ये रहा। अब F नेट और R डैश के बीच का एंगल जीरो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं टॉर्क अबाउट द पॉइंट Q, सो नेट टॉर्क अगर मैं बात करता हूं अबाउट पॉइंट Q, सो इट विल नॉट विल इक्वल्स टू जीरो बिकॉज द एंगल बिटवीन R dash vector and F net vector is not zero। ठीक है, तो अबाउट पॉइंट P आप देख रहे हो, तो इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आया, इन सारे के सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आया। पॉइंट P से पोजीशन वेक्टर और F नेट दोनों सेम डायरेक्शन में थे, एंगल जीरो बन रहा था, इसलिए अबाउट पॉइंट P टॉर्क जीरो हो गया। लेकिन अगर मैं Q के अलाउंग बात करूं तो Q का पोजीशन वेक्टर R डैश इधर आ रहा है, ठीक है। Q का पोजीशन वेक्टर R डैश यहां पे आ रहा है, नेट फोर्स इधर लग रहा है। नेट फोर्स और R डैश के बीच का एंगल ना तो जीरो है ना ही 180 डिग्री है। नेट फोर्स इधर है, R डैश इधर है, तो R डैश और नेट फोर्स के बीच का एंगल ना तो जीरो है ना ही वो 180 है, तो यहां पे टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो ये बोलता है कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है तो क्या जरूरी है दूसरे पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो होगा? तो तुम लोग क्या बोलोगे? नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। P के अबाउट जीरो था लेकिन Q के अबाउट जीरो नहीं है। एक और पॉइंट ले लेता हूं मैं, लेट्स से R, एक और पॉइंट ले लिया R, इसका पोजीशन वेक्टर देखो, लो सर ये R डबल डैश, ये पोजीशन वेक्टर है इसका। बताओ भाई R के अबाउट टॉर्क जीरो है क्या? नेट टॉर्क अबाउट R, नेट टॉर्क अबाउट R नहीं है सर, ये भी जीरो। क्यों ये जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहां पे भी आप देख सकते हो R डबल डैश और नेट फोर्स, R डबल डैश और नेट फोर्स, इनके बीच एंगल जीरो नहीं है, इनके बीच एंगल ना तो जीरो है ना ही 180 डिग्री है। टॉर्क जीरो कब होता है सर? दो तीन कंडीशंस है, जैसे कि अगर नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो हो जाए या फिर थीटा जीरो हो जाए। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड द पोजीशन वेक्टर। तो पॉइंट P को देखा तो पोजीशन वेक्टर और नेट फोर्स के बीच का एंगल जीरो हो गया। पॉइंट Q को देखा, नेट फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जीरो नहीं है, तो टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। R पॉइंट को देखा, नेट फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जीरो नहीं है, तो टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। तो यह बात नेसेसरी है क्या? Is it necessary that it will be zero about any other point? So no, it is not necessary. No, it is not necessary. क्या जरूरी नहीं है? क्या जरूरी नहीं है कि अगर किसी बॉडी का जो नेट टॉर्क है किसी पॉइंट के अबाउट जीरो है, तो यह जरूरी नहीं कि किसी और पॉइंट के अबाउट भी नेट टॉर्क जीरो होगा। किसी बॉडी का नेट टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट अगर जीरो है, तो यह जरूरी नहीं कि अदर पॉइंट्स के अबाउट भी टॉर्क जीरो ही होगा। जरूरी नहीं है, जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, समझते हो ना क्वेश्चन की भावनाएं? यही बोले ना, रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस की वजह से रिजल्टेंट टॉर्क अगर किसी पॉइंट के अबाउट जीरो है, तो क्या वो दूसरे पॉइंट के अबाउट भी जीरो होगा? नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देख लो, तुम्हारे सामने रखी सारी बातें। डिपेंड कर रहा है कि भाई नेट फोर्स तो है, इस बार नेट फोर्स तो होगा सर, नेट फोर्स तो है। यहां पे पिक्चर चेंज आती है, पिक्चर का जो चेंज होता है वो थीटा पे चेंज हो जाता है। हाँ देखो भाई, वो डिपेंड कर रहा है। अब यहां पे एक और चीज आती है कि नेट रिजल्टेंट टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। हो सकता है नेट फोर्स ही जीरो आ जाए, तो यहां पे फिर वो रोटेशन भी नहीं करेगा, है ना।
हो सकता है नेट फोर्स ही जीरो हो जाए, तो उस केस में रोटेशन नहीं करेगा, वो बात अलग बोल रहा हूं मैं फिर। लेकिन इन केस वो अलग बात है कि नेट फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे, बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, समझ लो ना, वो अलग बात हो जाएगी फिर। कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गया तो तुम बोलोगे सर बॉडी तो रोटेट ही नहीं कर रही है तो नहीं, वो अलग बात हो गई फिर। उसमें भी कपल वाली कंडीशंस आ जाती है, तुम्हें तो पता है ना, नेट फोर्स जीरो हो तो जरूरी नहीं है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में ही हो। तो वो वाली देखो, समझने वाली बातें हैं, सारे केसेस याद रखोगे, दिमाग में रहेगी तो ही चीजें ध्यान रखिए तुम्हें। जैसे कि मैंने एक केस तो बता दिया, मान लो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो नेट फोर्स अगर बॉडी के ऊपर जीरो होगा तो भी टॉर्क जीरो हो सकता है, लेकिन नेट फोर्स में भी आपको देखना पड़ेगा क्या उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है या अलग अलग है, समझ रहे हो। तो अगर आप बॉडी के ऊपर नेट टॉर्क को जीरो कर रहे हो तो उसकी वजहें क्या है, या तो एंगल बिटवीन आर एंड एफ जीरो हो गया हो, या एंगल बिटवीन आर एंड एफ 180 डिग्री हो गया हो, या फिर नेट फोर्स जीरो हो जाए क्योंकि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, क्या पता एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो फोर्सेस। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो जरूरी नहीं है ना कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, रोटेशनल मोशन हो सकता है क्योंकि वो कपल बनाते, क्या पता नेट फोर्स जीरो हो जाए लेकिन कपल हो, वो तो कपल तो रोटेशन करा देते हैं ना। तो ये वाली बातें, तो समझो बात को, मैं एक जनरल केस ले रहा हूं जिसमें मैं नेट फोर्स को जीरो कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं कंसीडर कर रहा हूं कि भाई यहां पे नेट फोर्स और आर के बीच का एंगल जीरो हुआ, पहले कंडीशन लेके चल रहा हूं मैं। दूसरे केस में क्या होता है, नेट फोर्स अगर किसी बॉडी के ऊपर जीरो हुआ, जैसे कि यहां पे आओ, बोला गया बॉडी के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ये देखो ये कोई बॉडी है, यहां पे एक फोर्स लगा है, यहां पे दूसरा फोर्स लगा है, ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग गया, एक फोर्स ऐसे लग गया, तो भाई तुम देख सकते हो कि नेट फोर्स जीरो हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो हो रहा है, लेकिन यहां पे इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण, इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने के कारण रोटेशनल मोशन तो हो ही सकता है ना। तब भी आप देख सकते हो इन सबके लाइन ऑफ मोशन क्या है, एक्शन क्या है, अलग अलग है। नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है यहां पे। तो ये वाली बातें भी जरूरी है समझना। तो हमें कुछ नहीं पता इनके बारे में, क्वेश्चन में ऐसी बातें कुछ नहीं बोली उन्होंने, क्वेश्चन में ये सारी बातें उन्होंने नहीं बोली है, बस इतना सा बोला है कि किसी एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो है तो क्या जरूरी है दूसरे पॉइंट के अबाउट भी जीरो। तो मैं बोला ऐसे कोई जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है, हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, ठीक है। हो सकता है दूसरे पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क जीरो हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी है, ये बात गलत है, जरूरी नहीं बोलना चाहिए था उसको, ठीक है। समझते हो ना इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नेसेसरी वर्ड इस क्वेश्चन में। एक पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क जीरो है, हो सकता है किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बस इतनी सी बात समझानी थी। छाप लो बेस को, छाप लो, छापना चाहो तो। नोट कर लिया सभी ने, ये भी नोट करना चाहो तो कर सकते हो तुम लोग। यहां पे नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क अभी भी जीरो नहीं है, बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाते हैं फिर यहां पे। हाँ, तो ऐसा तो बहुत सारे केसेस है, तुम कौन कौन से केस के लेके चलते जाओगे, बस हमें उसको ये बताना है कि जरूरी नहीं कि एक के अबाउट टॉर्क जीरो है तो दूसरे के अबाउट भी जीरो, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है फिर, ठीक है। समझते हो ना बात। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। बोला गया एक बॉडी जो कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इफ द टॉर्क ऑफ दीज फोर्सेस इज जीरो अबाउट अ पॉइंट, इज इट नेसेसरी दैट इट विल ऑल्सो बी जीरो अबाउट एनी अदर पॉइंट। भाई एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यानी कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, और ये बॉडी का जो टॉर्क है, ठीक है, इफ द टॉर्क ऑफ दीज फोर्सेस का जो टॉर्क है अबाउट अ पॉइंट वो जीरो है, तो क्या जरूरी है कि किसी और पॉइंट के अबाउट भी ये टॉर्क जीरो ही हो। तो आओ देखते हैं। अच्छा, क्या तुम लोग खुद से ट्राई करोगे इसको? एक बार खुद से ट्राई करो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है। सोच लिया? फिर से वही आर्बिट्री बॉडी बनानी है आप लोगों को, ठीक है। तो आर्बिट्री बॉडी बना लेते हैं। ये रही कोई आर्बिट्री बॉडी, रैंडम साइज की, रैंडम शेप की, किसी पॉइंट के अबाउट, ये कोई पॉइंट P ले लीजिए, इसके अबाउट बोला गया है जो नेट टॉर्क है अबाउट दिस पॉइंट P इज जीरो, ठीक है। बॉडी के ऊपर बहुत सारे ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे और ये फोर्सेस कुछ ऐसे लगे कि उन सभी फोर्सेस का जो सम है वो जीरो हो गया।
एक फोर्स मान लो ऐसे लग गया, एक फोर्स मान लो ऐसे लग गया, एक फोर्स मान लो यहां पे ऐसे लग रहा है, एक फोर्स मान लो यहां पे ऐसे लग रहा है ना। तो अलग अलग फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, ये F1 हो जाएगा, ये F2 हो जाएगा, ये F3 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस है बॉडी के ऊपर, ये F4 हो जाएगा। क्वेश्चन में पहले ही एक बात बोल दी है कि बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इनका अगर आप एड ऑन करोगे देन यू विल गेट द आंसर टू बी 0। क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि इन सारे फोर्सेस को ऐड करो तो 0 होता है। सर आप 4 फोर्सेस क्यों ले रहे हो, 3 नहीं ले सकते? 3 ले लो, 5 ले लो, 6 फोर्सेस ले लो, चाहो तो 100 फोर्सेस ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम 4 फोर्सेस से हो जाता है, मैं उसमें समझा दूंगा। चाहूं तो 2 फोर्सेस से भी समझा सकता हूं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो अपनी इच्छा श्रद्धा है सारी, ठीक है। पॉइंट पी के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो बहुत अच्छी बात है सर, और क्या चाहिए अपने को जीवन में, ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो एक और पॉइंट लेते हैं, पॉइंट क्यू, और पूछते हैं क्या क्यू के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 होगा। एक पॉइंट और ले लेते हैं, पॉइंट क्यू, और पूछते हैं क्या क्यू के अबाउट भी नेट टॉर्क 0 होगा क्या। तो मुझे जानना जरूरी है कि क्यू के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा या नहीं होगा, क्या वो 0 होगा या नहीं होगा, यह जानना जरूरी है। अच्छा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेते हैं एक तो अबाउट पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के अबाउट है, यानी कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी पॉइंट पी पे ही है। इन सारे फोर्सेस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना लो, इन सारे फोर्सेस का एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना लो जहां से पोजीशन वेक्टर बना सको। सो मान लीजिए इन सब का जो रिजल्टेंट है, इन सब का रिजल्टेंट कहीं यहां पे आ रहा है, मानने में तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है ना, तो मान लो इन सब सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहां से ये जा रहा है। मान लो, मानने में क्या जा रहा है तुम्हारा, तो इससे इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 हो जाएगा, तो ये इसका हो गया पोजीशन वेक्टर P का, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर Q का, और ये इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर R। ये P का पोजीशन वेक्टर, ये Q का पोजीशन वेक्टर, ये R इनके बीच का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जरा आ जाओ चर्चा करते हैं इसके बारे में। इसके बारे में अगर चर्चा करोगे तो क्या पता चलेगा, दैट R प्लस Q इक्वल्स टू P। सो RP वेक्टर को लिख सकते हो आप R वेक्टर प्लस RQ वेक्टर, ठीक है, या R वेक्टर प्लस RP को RQ लिख सकते हैं ना। चलो ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लो इसकी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उससे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से R वेक्टर निकाला Q से P के लिए, तो यहां पे चेंज कर लेते हैं इसको, तो RQ वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर प्लस RP वेक्टर, ठीक है। R वेक्टर प्लस RP वेक्टर इक्वल्स टू RQ वेक्टर। तो मैं फाइंड करता हूं नेट टॉर्क अबाउट Q, इट कम्स आउट बी RQ वेक्टर क्रॉस F नेट वेक्टर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। RQ की जगह लिखेंगे R वेक्टर क्रॉस RP वेक्टर। RQ के लिए क्या लिखेंगे, R वेक्टर प्लस RP वेक्टर। सो नेट टॉर्क अबाउट Q कैन बी रिटन एज R वेक्टर प्लस RP वेक्टर क्रॉस F नेट वेक्टर। इसको लिखा जाएगा R वेक्टर क्रॉस F नेट वेक्टर प्लस RP वेक्टर क्रॉस F नेट वेक्टर। अच्छा देखो, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P, इसको कैसे लिखोगे, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट P, इसको लिखते हैं RP वेक्टर क्रॉस F नेट वेक्टर, जो कि हमें कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा था। RP वेक्टर क्रॉस F नेट वेक्टर मुझे क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था। तो यहां पे देखो RP क्रॉस F नेट है ना, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो आपकी जो इक्वेशन बनती है नेट टॉर्क अबाउट क्यू, नेट टॉर्क अबाउट क्यू वो बनता है आर वेक्टर क्रॉस एफ नेट वेक्टर। ठीक है, नेट टॉर्क अबाउट द पॉइंट क्यू कैन बी रिटन एज आर वेक्टर क्रॉस एफ नेट वेक्टर। बट बात यह है कि सर नेट फोर्स जीरो है, यहां पे बात क्या है, नेट फोर्स जीरो है। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो यहां पे नेट टॉर्क अबाउट क्यू क्या हो जाएगा, वो भी सर जीरो ही हो जाएगा। इस बात को इतना लंबा चौड़ा खींचने की बजाय मैं तुम्हें सिंपली बोलूं कि नेट टॉर्क अबाउट क्यू क्या लिखोगे, इट इज नथिंग बट सर द पोजीशन वेक्टर अबाउट क्यू ऑफ क्यू क्रॉस नेट फोर्स। क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है कि जो नेट फोर्स है वो बॉडी का जीरो है, नेट फोर्स जो है बॉडी का वो क्या है, जीरो है। तो नेट फोर्स भाई साहब अगर जीरो होती है तो हम बोलेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, द नेट टॉर्क विल बी जीरो। नेट फोर्स अगर जीरो है तो आप क्या बोलोगे, किसी भी बॉडी के अबाउट ले लो, द नेट टॉर्क विल बी जीरो, क्योंकि नेट फोर्स क्या है यहां पे, जीरो ही है। तो भले क्यू के लिए ले लो, पी के लिए ले लो, आर एक और पोजीशन वेक्टर बनाना चाहो तो बना लो, पॉइंट आर के अबाउट देख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या आर पी बन जाएगा, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। तो भले पी के लिए ले लो, आर के लिए ले लो, क्यू के लिए कुछ भी ले लो, नेट फोर्स अगर जीरो है सो नेट टॉर्क किसी भी पॉइंट पी के अबाउट जीरो ही रहेगा। कोप्लेनर फोर्सेस थे, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बातें चल रही थी, इसलिए हमने ये सारी बातें बोल दी है। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चल रहा था इसलिए हमने ये वाली बातें बोल दी। एनी हाउ यहां पे इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग नहीं था, कपल नहीं बनाया इन लोगों ने, तो अगर कपल बनाते तो टॉर्क जीरो नहीं होता। ठीक है, तो उस टाइम पे टॉर्क की कुछ वैल्यू आ जाती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो हमेशा यही पूछता है, इज इट नेसेसरी दैट इट विल ऑल्सो बी जीरो अबाउट एनी अदर पॉइंट। तो इस बार बोलेंगे हाँ भाई जरूरी है, क्योंकि नेट फोर्स बॉडी के ऊपर जो है वो जीरो लग रहा है, इनका रिजल्टेंट जो आया वो कितना है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है। सारे फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट ही जीरो हो गया तो मैं टॉर्क फाइंड करने की कोशिश कर रहा था अबाउट द पॉइंट पी, अबाउट द पॉइंट क्यू, सब कुछ करके देख लिया मैंने, आंसर मुझे जीरो ही मिल रहा है। पूरा प्रमाण दे दिया तुम लोगों को, यहां पे मैंने इसका तो पूरा प्रमाण दे दिया ना तुम लोगों को, ये भी तो बोल दिया कि भाई पी और क्यू के बीच का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। तो इससे ज्यादा क्या प्रूफ दूं तुम्हें, मैं डायरेक्टली अगर ये बात बोलता तो तुम मानते नहीं, डायरेक्टली अगर ये बोल देता तुम मानते नहीं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये पॉइंट पी है, पी के अबाउट तो टॉर्क जीरो है, तो एक काम करो क्यू पॉइंट यहां पे ले लिया, पी और क्यू के बीच का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, क्यू से यहां पे आर क्यू, ये आर पी हो जाएगा, है ना। तो आर पी क्रॉस टॉर्क यहां पे किया मैंने, आर क्यू को लिखोगे आर वेक्टर प्लस आर पी वेक्टर, सो टॉर्क अबाउट क्यू कैन बी रिटन एज आर क्यू क्रॉस एफ नेट, आर क्यू की जगह आर प्लस आर पी, सॉल्व किया आर वेक्टर क्रॉस एफ नेट प्लस आर पी, और ये वाला पार्ट जीरो हो गया। मुझे लगा कुछ वैल्यू मिलेगी, बट बाद में पता चला नेट फोर्स भी तो जीरो ही है सर, पोजीशन वेक्टर कोई सी भी ले लो, नेट फोर्स तो जीरो ही है, तो टॉर्क अबाउट क्यू भी जीरो ही आ जाएगा फिर से। तो अगेन यहां पे टॉर्क अबाउट द क्यू जीरो आ रहा है, और सिमिलर मेथड से अगर जाओगे तो आर के अबाउट भी टॉर्क आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो यहां लिख देता हूं मैं सिमिलरली, यहां लिख देता हूं मैं सिमिलरली द नेट टॉर्क अबाउट आर इज ऑल्सो जीरो। तो भाई बिल्कुल जरूरी है कि अगर बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो लग रहा है, बॉडी अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, तो बॉडी पे जो टॉर्क लग रहा है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट देख लीजिए वो जीरो रहेगा। हां, अगर ये फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो जाए तो कुछ अलग बात होती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने, अभी उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो मैं कुछ मान नहीं सकता हूं अभी, है ना। उसने क्या बोला है कि भाई जीरो है, उसने ये नहीं बोला कि इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है या क्या है, उसने ऐसी कोई भी बात नहीं बोली, बस उसने बोला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। तो मैं अभी सिर्फ सिंपल सा केस कंसीडर करके ले रहा हूं, इसमें मैंने ये बिल्कुल भी नहीं माना है कि इनका सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, कुछ भी नहीं, नेट फोर्स जीरो है बस। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। कर लिया नोट सभी ने, पक्का, बहुत बेहतरीन। चलो भाई, तो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन 14 बोलता है, एक रेक्टेंगुलर ब्रिक है, जब आप इसको टेबल पे रखते हो विद अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ प्रोजेक्टिंग आउट। तुमने देखा होगा किसी टेबल पे अगर आप ईंट रख दो सच दैट उस ईंट का थोड़ा सा पार्ट टेबल से बाहर निकला हुआ हो,
किसी ईंट को अगर टेबल पे रखा इन सच अ वे कि उस ईंट का छोटा सा पार्ट टेबल से बाहर निकला हुआ है, तो वो ईंट नीचे नहीं गिरती है। लेकिन अगर वही छोटा सा पार्ट और खिसका दो, ईंट को थोड़ा और आके खिसका दो, अब ईंट का ज्यादा पार्ट है ना, ज्यादा लेंथ बाहर लटकी हुई है, तो ईंट गिर जाती है नीचे। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? यही बोला, एक रेक्टेंगुलर ब्रिक को जब आप टेबल पे रखते हो विद द पार्ट ऑफ इट्स लेंथ प्रोजेक्टिंग आउट मतलब टेबल से थोड़ा बाहर निकली हुई है ईंट, तो अगर थोड़ा सा पार्ट बाहर निकला होता है तो ईंट नहीं गिरती है, ब्रिक नहीं गिरती है। लेकिन वहीं पे अगर लेंथ प्रोजेक्टेड इज स्लाइटली लेस देन द हाफ ऑफ द लेंथ बट इट फॉल्स डाउन इफ द लेंथ प्रोजेक्टेड इज स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ, जो लेंथ टेबल से बाहर था अगर उसको आपने बढ़ा दिया तो ईंट गिर जाती नीचे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कम लेंथ पे ईंट वहीं पे है लेकिन ज्यादा लेंथ कर दी तो ईंट नीचे गिर गई? तो ये सोचना पड़ेगा आपको, है ना। तो एक बार दिमाग लगाओ, सोचो जरा क्या जवाब होगा इसका, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। तो सभी लोग एक बार ट्राई करेंगे, जल्दी से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। हाँ भाई, क्या करोगे इसमें? अब ईंट को टेबल पे रखते हैं सबसे पहले तो। सो वी हैव दिस टेबल, इस टेबल पे हमने ईंट को रख दिया है, तो लाल रंग की ईंट। पहले हमने ईंट को कुछ ऐसे रखा कि छोटा सा लेंथ उसका बाहर की तरफ लटका है। ऐसे केस में ईंट नहीं गिरने वाली है, ऐसे केसेस में ईंट नीचे नहीं गिरती। लेकिन अगर वहीं पे सेम टेबल को ले लिया जाए दोबारा से, वहीं पे अगर मैं सेम टेबल को दोबारा ले लूं और इस टेबल पे अब ईंट को रखूं इन सच अ वे कि ये पार्ट ऐसे आ जाए, तो ईंट गिर जाएगी नीचे, ईंट जो है वो नीचे गिर जाएगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ कि यहां पे ईंट नीचे नहीं गिरी लेकिन जैसे आपने लेंथ को बढ़ा दिया ईंट गिर गई? हां, क्यों भाई, ऐसा काहे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप इसके ईंट के सेंटर ऑफ मास को देखोगे तो वो यहां कहीं मिलेगा। mg जो है सरफेस पे लग रहा है, बदले में सरफेस जो है नॉर्मल लगा देता है इसके ऊपर, तो ये बैलेंस्ड हो जाता था। अगर ईंट के सेंटर ऑफ मास को देखो तो बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास मिल रहा है हमें, ये सेंटर ऑफ मास सरफेस पे लग रहा है, तो बदले में सरफेस भी इसके ऊपर एक नॉर्मल लगा देता है। सरफेस तो नॉर्मल लगाएगा लेकिन कहां लगाएगा? जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लग रहा था, तो उसका बदला भी वहीं से लेगा ना वो। तो अगर पूरी ईंट को हटा के एक पॉइंट मास यहां रख दूं तो mg नीचे है तो नॉर्मल ऊपर लग गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे आपने ईंट को आगे खिसकाया तो अब यहां पे mg जो है वो यहां लग रहा है नीचे, और इसको बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। अब mg कहां लग रहा है? नीचे लग रहा है, जिसको बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, जिसके कारण क्या होगा? इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रहा है जो कि क्या करेगा? इस ईंट को रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराएगा, कराएगा ना? हाँ सर। तो क्या हुआ बोलो? सेंटर ऑफ मास मिडिल में आया, पहले तो इस पे फोर्स लगा था तो टेबल ने इसको बैलेंस कर दिया, लेकिन जैसे ही ईंट को थोड़ा और आगे खिसकाया अब mg फोर्स नीचे लग रहा है जिसको बैलेंस करने के लिए कोई भी नहीं है। और अब क्या होगा? बोलो, यहां पे तो नो नेट फोर्स, नो नेट फोर्स ऑन द ब्रिक, इस ब्रिक के ऊपर कोई भी नेट फोर्स नहीं है, दैट्स वाई इस ब्रिक के ऊपर कोई भी नेट टॉर्क नहीं होगा, इसके ऊपर कोई नेट टॉर्क भी नहीं है। बट यहां पे अगर ब्लॉक को आप ब्रिक को थोड़ा सा और आगे लेके आ जाओगे तो क्या होगा? बोलो, mg नीचे लगा, ये mg नीचे लगा है, ये क्या करेगा? एक मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, दिस mg फोर्स, दिस mg फोर्स produces a moment, या फिर डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में लिखता हूं रोटेशनल इफेक्ट। क्या करेगा? along this edge वो रोटेशनल मोशन प्रोवाइड कराएगा इसको। वो क्या करेगा? along this edge इसको रोटेट करवा देगा, ठीक है। तो इसके अबाउट ये क्या होगी? रोटेट हो जाएगी और फाइनली वो क्या हो जाएगी? नीचे गिर जाएगी। रोटेशनल इफेक्ट आ गया, ठीक है। ये क्या करेगा? ब्लॉक को रोटेट करेगा, ब्लॉक को रोटेट करने की वजह से वो गिर जाएगा। तुमने देखा होगा कि क्या होता है, ईंट जब गिरती है तो कैसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी ना, ऐसे। तो बेसिकली वो इस एज के अबाउट रोटेट हो रही है, इस एज के अबाउट रोटेट होके गिरती है। फिर करके देख लेना, तुम्हारे पास एक ब्लॉक होगा, उसको टेबल पे रखना। जब आप ब्लॉक को ऐसे रखोगे कि सेंटर टेबल के ऊपर आ रहा होगा, ब्लॉक को पहला ऐसे रखना कि जो ब्लॉक का सेंटर होगा वो टेबल के ऊपर हो,
तो देखो कि ब्लॉक गिरा नहीं। अब धीरे धीरे ब्लॉक को धक्का मारो और धक्का मारो। जैसे ही ब्लॉक का सेंटर टेबल से बाहर आया वो ब्लॉक गिर जाएगा। कहां गिरेगा सर? ब्लॉक अगर ऐसे रखा होगा तो जैसे ऐसे आएगा वो ऐसे गिरेगा, है ना। तो इस एज के अबाउट ये रोटेट करता है बेसिकली। तो एज के अबाउट रोटेट कौन करवा रहा है? इस एज के अबाउट रोटेशन कौन करा रहा है? सर वो mg है जो रोटेशन करवा रहा है इसको। तो बेसिकली क्या होगा, ये mg की वजह से इसके पास एक रोटेशनल इफेक्ट आएगा जिससे कि ये जो ब्रिक है वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। समझते हो ना? यहां पे भी mg लग रहा था लेकिन उसको नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया था। नॉर्मल यहां क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहां पे mg टेबल के ऊपर नहीं लग रहा है। अब नॉर्मली यहां क्यों नहीं लगा सर? क्योंकि जो mg है, जो हम कंसीडर करते थे कि पूरी बॉडी का मास उसके सेंटर पे ले लोगे, यही कंसीडर किया, पूरी बॉडी का मास उसके सेंटर पे ले लोगे, वो mg नीचे की तरफ लगेगा, बदले में नॉर्मल सरफेस लगा देगा इसके ऊपर। अब हुआ यूं कि जैसे आपने ब्रिक को आगे लेके गए तो पूरी बॉडी का मास उसके सेंटर पे अज्यूम किया और mg फोर्स नीचे लगाया। mg को बैलेंस करने वाला कोई नहीं है इस बार। तो mg को बैलेंस करने वाला अगर कोई नहीं है तो भाई कहां से इसको कोई बैलेंस करेगा? ये mg क्या करेगा? इस ब्रिक को रोटेट करवा के नीचे गिरा देगा। ये mg क्या करेगा? इस ब्रिक को रोटेट करवाएगा, रोटेट करा के वो नीचे गिर जाएगी ब्रिक। फिर समझते हो ना? तुमने ऐसे देखा होगा ना, ऐसे रोटेट करके ऐसे गिरती है ब्रिक, फिर ऐसे रोटेट करेगी, फिर ऐसे गिरेगी ब्रिक नीचे। करके देख लो यार। तुम्हारे पास टेबल होगा इसकी सभी के पास, एक पेंसिल बॉक्स, कॉपी के मत करना, खैर पेंसिल बॉक्स होगा, कोई डब्बा होगा, कुछ भी हो यार, यहां पे रखना, देखोगे नहीं गिरेगा। धक्का मारो, हल्का सा धक्का मारा, धक्का मारते 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 ये ऐसे हो गया। अब देखेंगे ये ऐसे लुढ़केगा, टॉपल करते हुए ऐसे नीचे गिरेगा। फिर वो तो वो क्यों करता है? क्योंकि सर mg है, ये mg इसको रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा जिसके कारण ये घूम के फिर नीचे गिरेगा। ये ब्लॉक जो है वो ऐसे ऐसे ऐसा सीधे नहीं गिरेगा, ये ब्लॉक ऐसे सीधे नहीं गिरेगा, ये ऐसे घूम के फिर गिरेगा नीचे। ठीक है, बाद में फिर वो यहां पे टकराता है, कोलिजन की वजह से रोटेट वगैरह जो भी करेगा वो अलग बात है, बट वहां तक हमें जाना नहीं है, बस इतना सा। बट ये बॉक्स ऐसे है तो ऐसे नहीं खिसकाते खिसकाते ऐसे गिर जाएगा, खिसकाओगे धीरे धीरे खिसकाओगे, यहां से ऐसे घूमेगा फिर ऐसे गिरेगा वो वर्टिकल। तो ये वर्टिकल जो रोटेशन करा है, मतलब ये जो इसका रोटेशन हुआ बेसिकली वो कौन करा रहा है? वो mg करा रहा है भाई। पहले कोई mg नहीं था जो ये काम करवा रहा था, mg था लेकिन उसको बैलेंस कर दिया गया था। इस बार वो mg है, तो mg है तो डेफिनेटली यहां पे रोटेशनल मोशन आएगा, एक इसका रोटेशन होगा अबाउट दिस एज, एंड ये ब्लॉक जो है वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा नीचे। समझ आता है ना? तो इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक mg की कहानी थी, वो तुम्हें समझनी थी। तो वो समझा दिया कि यहाँ पे mg है जिसको नॉर्मल बैलेंस कर रहा था, यहाँ पे कोई नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि वो बॉडी का मास जो है वो उसके सेंटर पे ले लिया हम लोगों ने, सेंटर पे mg लगा दिया, mg नीचे लग रहा है, बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, ये mg क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ गिरा देगा, दैट्स इट, बस। ठीक है, समझते हो? नोट कर लो इसको। कर लिया नोट सभी ने? बढ़े अगले सवाल पे। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला गया है व्हेन अ फैट पर्सन ट्राइज टू टच हिज टोज कीपिंग द लेग्स स्ट्रेट ही जनरली फॉल्स। एक्सप्लेन करो। ये तो देखा होगा, योगा वगैरह करवाते हैं तो मोटे मोटे अंकल जब ऐसे योगा करने के लिए ऐसे झुकते हैं तो क्या होता है? लुढ़क जाते हैं, ऐसे गुड़ गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? ये एक पतला आदमी अगर ऐसे झुकता है और अपने टोज को, अपने अंगूठे टच करने की कोशिश करता है तो वो नहीं ऐसे, वो ये रोल नहीं करता है। लेकिन वहीं पे एक मोटे अंकल कर दे तो, मोटे अंकल करेंगे तो क्या होगा? वो रोल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? तो इसका लॉजिक हमें देना है बेसिकली। ठीक है, कैसे करेंगे भाई? क्या कह सकते हो इसके बारे में? मोटू अंकल अपने घुटने नहीं, अंगूठा छूने की कोशिश कर रहे हैं, अंगूठा छूने की कोशिश करने के लिए ऐसे झुक जाते हैं नीचे, और जैसे ऐसे वो झुकेंगे ना नीचे की तरफ तो क्या होगा पता है? वैसे लुढ़क जाएंगे, ऐसे आगे की तरफ गिर जाएंगे जाके। ये सिर्फ मोटे लोगों के साथ होता है, पतले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। पतले लोग तो छू लिए, है ना, वो तो छू लेते हैं आराम से। अब क्यों मोटे लोगों के साथ ही ऐसा होता है, पतले लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, ये आपको सोचना है। तो जरा सोचो, ऐसा क्यों हुआ, काहे ऐसा हो गया? सोचा है कभी तुम लोगों ने? चलो भाई, मैं बताऊं। चलो भाई, मेरी बारी। हुआ यूं कि पहली बात तो मोटू अंकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे कहीं पे आएगा। मोटू अंकल का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे कहीं पे आएगा। जब मोटू अंकल का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे आया तो इससे कुछ आर डिस्टेंस पे वो अपने हाथों पे एक फोर्स लगा रहे हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं? वो एक फोर्स लगा रहे हैं। तो जब आप अपने अंगूठे छूने की कोशिश करते हो, अपने हाथों को नीचे की तरफ फोर्स लगाते हो ना, अरे अपने हाथों को नीचे की तरफ ले जा रहे हो तो हाथों को नीचे की तरफ ले जाने के लिए उन पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ।
तो अपने हाथों को नीचे ले जाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, तो एक फोर्स नीचे की तरफ लगता है। तुम भी करके देखो, पता चलेगा। तो एक फोर्स जब वो नीचे की तरफ लगा रहे हैं तो ये फोर्स क्या करेगा, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। ये फोर्स क्या करेगा, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया अंकल का, यहां से फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये फोर्स क्या करेगा, बेसिकली एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, जिसके कारण क्या होगा, ये अंकल लुढ़क जाएंगे। क्या होगा, ये अंकल लुढ़क जाएंगे। तो क्या बोलोगे इसका रीजन, इसका रीजन हम यही बोलेंगे, व्हाइल टचिंग हिज टोज person applies a force वो क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। कहां पे अप्लाई करते हैं वो फोर्स, अलोंग द हैंड। ये फोर्स क्या करता है, उनको एक टॉर्क प्रोवाइड कराता है। दिस फोर्स प्रोवाइड्स टॉर्क ये क्या करेगा भाई, ये बेसिकली क्या कर रहा है, टॉर्क प्रोवाइड कराएगा ये फोर्स। अरे फोर्स क्या कर रहा है भाई, एक टॉर्क प्रोवाइड करा रहा है बॉडी को। कहां पे प्रोवाइड करा रहा है सर, अलोंग द टू द बॉडी अलोंग सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर मास के अबाउट इसको क्या करेगा, वो रोटेट करा देगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करेगा, इसको रोटेट करा देगा, एंड दस फॉल्स डाउन। इसलिए आदमी क्या होता है, ऐसे गिर जाता है ना लुढ़क के, ऐसा करोगे तो लुढ़क के गिर जाओगे ना, ऐसे गोल गोल घूम जाओगे ना। अरे बच्चे बचपन में तुमने ऐसे किया कि ऐसे ऐसे घूम जाते थे, पूरा ऐसे सर के बल पूरा रोटेट कर लेते थे बॉडी को, किया होगा तुम लोगों ने बचपन में। हमने तो किया था खैर, है ना, तब हमें रोटेशन का ज्ञान नहीं था, पर आज जब हमारे पास रोटेशन का ज्ञान है तो हम वैसे घूम नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बचपन में हम लोग क्या करते थे, रोल कर जाते थे। रोल कैसे करते थे, ऐसे सर के बल ऐसे घूम के पूरी बॉडी को रोल करवा लेते थे। तो बचपन में तो रोटेशन का ज्ञान था नहीं हमारे पास, बट जब रोटेशन का ज्ञान आया तो अब हम ऐसे कर नहीं पाते। तो क्या हुआ, बेसिकली यहां पे ऐसे करने से एक फोर्स लगा, इस फोर्स ने क्या किया, बॉडी को रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। यानी इनकी बॉडी क्या करेगी, रोटेट करेगी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, और ऐसे लुढ़क जाएंगे, लुढ़क के गिर जाएंगे। लुढ़क के क्या होंगे, गिर जाएंगे। लुढ़कना समझते हो, टॉपल करके ऐसे गिर जाएंगे। सो वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। जनरली ऐसा होता है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो फोर्स लगा रहा है अबाउट द अलोंग हिज हैंड, जो कि एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोवाइड करा रहा है इनकी बॉडी को। ठीक है, पतले लोगों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पतले लोगों में ऐसा नहीं होता है, तो वहां पे इसी वाली चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मोटे लोगों के साथ होती दिक्कत थोड़ी सी। ठीक है भाई, ठीक है, नोट कर लो इसको। कर लिया नोट सभी ने, पक्का? बढ़े आगे अगले सवाल पे, चलो भाई। सो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। बोला गया है एक लैडर इज रेस्टिंग विद वन एंड ऑन अ वर्टिकल वॉल एंड द अदर एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो एक सीढ़ी है जिसको, जो कि रेस्ट कर रही है ऐसे। ये क्या हो गया हमारे पास, एक सीढ़ी, लैडर है। तो आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि ये सीढ़ी जो रेस्ट पे है विद वन एंड ऑन द वर्टिकल वॉल एंड द अदर एंड ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इज इट मोर लाइकली टू स्लिप व्हेन अ मैन स्टैंड्स नियर द बॉटम और नियर द टॉप? तो ये सीढ़ी के फिसलने के चांसेस ज्यादा कहां है, जब आदमी यहां पे खड़ा होगा या आदमी यहां पे खड़ा होगा? तो बताओ, पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन कहां पे ये सीढ़ी के फिसलने के ज्यादा चांसेस होते हैं? इस लैडर के स्लिप होने के चांसेस ज्यादा कहां पे, जब आदमी यहां खड़ा होगा या जब आदमी यहां खड़ा होगा? पहली पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पे, जरा सोचो।
हाँ, सोचा क्या होगा, कहां पे ऐसा कुछ हो सकता है? तो सर अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से तो सेकंड पोजीशन ज्यादा सही है। बोलो क्यों सर? देखो ऐसा हुआ कि आदमी जब पहली पोजीशन पे खड़ा था, जब आदमी पहली पोजीशन पे खड़ा था तो इस आदमी का mg नीचे, टॉर्क ऊपर, सॉरी नॉर्मल ऊपर, ठीक है। तो भाई ग्राउंड क्या कर रहा है, बेसिकली यहां पे नॉर्मल लगा रहा है, ठीक है। आदमी का mg जो होगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, सीढ़ी का जो कैपिटल mg मास होगा वो नीचे की तरफ है, यहां पे भी देखा जाए तो mg नीचे की तरफ है। अब ध्यान से समझना इस बात को, इसका जो नॉर्मल होगा सीढ़ी के ऊपर जो लगेगा वो ऐसे है, यहां पे सीढ़ी के ऊपर नॉर्मल ऐसे लग रहा है, यहां पे सीढ़ी के ऊपर नॉर्मल ऐसे लग रहा है। तो यार जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कौन बेटर प्रोवाइड करा पाएगा? यहां पे आदमी mg है जिसको बैलेंस कर देता है इसका यहां पे सीढ़ी के ऊपर लगने वाला नॉर्मल। एक फोर्स नॉर्मल ऊपर लग रहा है, एक फोर्स mg नीचे लग रहा है। इसको अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझ लो कि जब आदमी नीचे खड़ा था, जब आदमी नीचे खड़ा था तो उसका सेंटर ऑफ मास सीढ़ी का और इस आदमी का, जब आदमी नीचे खड़ा था तो सीढ़ी का और इस आदमी का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां कहीं आ जाता है, गिवन बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। तो यहां पे इसको ये जो नॉर्मल n1 है वो ऑलमोस्ट बैलेंस कर देता है, ठीक है। नॉर्मल जो है वो इस सीढ़ी के ऊपर और आदमी के ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो n1 ऊपर लग रहा है, स्मॉल m प्लस कैपिटल mg नीचे लग रहा है। ये क्या है, शिफ्ट हुआ ना सेंटर ऑफ मास में। सीढ़ी का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां पे से, लेकिन जैसे ही वो आदमी यहां खड़ा हुआ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर यहां पे आ गया। तो पहली पोजीशन का सेंटर ऑफ मास यहां पे बनता है, तो इसको मैं C1 बोल देता हूं। पहली पोजीशन का सेंटर ऑफ मास यहां पे बनता है, इसको मैं C1 बोल देता हूं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास C बीच में था, लेकिन क्योंकि आदमी यहां पे खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, यहां पे आ गया। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर अगर यहां आता है तो यहां पे अब ये फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ इसको। तो बेसिकली इस लैडर को रोटेट करवाने के लिए ये वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन एक साथ में फोर्स N1 भी लग रहा है जो कि ऑलमोस्ट इसको बैलेंस कर देगा, ऑलमोस्ट बैलेंस करेगा। अगर आदमी सेकंड पोजीशन पे खड़ा है तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं जाता है, इसको मैंने C2 बोल दिया, गिवन बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। अगर आदमी सेकंड पोजीशन पे खड़ा है, अगर आदमी पहली पोजीशन पे खड़ा था तो सेंटर ऑफ मास आ गया यहां पे C1 बोल दिया। अगर आदमी सेकंड पोजीशन पे खड़ा है तो सेंटर ऑफ मास यहां आ गया C2 आ गया। अब ये C2 पे जो फोर्स लग रहा है वो है ये वाला, ये क्या करेगा, सीढ़ी को रोटेट कराने की कोशिश करेगा, सीढ़ी को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि इस C2 को बैलेंस करने के लिए, C2 पे जो फोर्स लग रहा है इसको बैलेंस करने के लिए कोई नॉर्मल नहीं है, समझे। इन शॉर्ट समझा रहा हूं मैं तुम लोगों को बस ये बात। यहां पे C1 पे जो फोर्स लग रहा था ये था, इसका एक टॉर्क आएगा, इसका टॉर्क आएगा यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्मल का टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क, ये नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां से तो स्लिपिंग नहीं हो सकती, लेकिन अगर आदमी ऊपर खड़ा हो जाए जाके तो ये वाला इसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कराएगा। ये जो नॉर्मल है वो यहां पे है, ये नॉर्मल इतना काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये वाला जो नॉर्मल था N1 वो तो हमारे इस फोर्स को बैलेंस कर रहा था ऑलमोस्ट। ये नॉर्मल N1 जो है वो ऑलमोस्ट हमारे फोर्स को बैलेंस कर रहा था, लेकिन ये नॉर्मल N2 हमारे फोर्स को बैलेंस नहीं कर रहा है। तो मतलब हमारा ये वाला जो फोर्स है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है तो डेफिनेटली इसकी वजह से टॉर्क आने की संभावना ज्यादा है रादर देन दिस वन। तो अगर हमारा सेंटर ऑफ मास C2 वाली पोजीशन पे जाता है तो यहां पे फोर्स लगेगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। ये वाला फोर्स क्या कर सकते हैं, सीढ़ी को या फिर इस लैडर को रोटेशन मोशन प्रोवाइड करवा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें C1 की तो यहां पे M प्लस कैपिटल mg है जिसको कि N1 बैलेंस कर रहा है, और ये चीज अगर इसको बैलेंस करता है तो एक रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे इससे हम लोग। समझते हो ना ये वाली बात? हाँ, तो इसलिए कहां पे होगा, तो एट पोजिशन 2। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, एज पोजिशन 2 लैडर इज मोर लाइकली टू स्लिप, लाइकली टू स्लिप। तो सेकेंड वाली पोजीशन पे
लैडर के फिसलने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर की तरफ खड़ा होता है तो एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसकी वजह से, जिसको ऑलमोस्ट कोई बैलेंस नहीं कर रहा। लेकिन जब वो नीचे की तरफ खड़ा होता है तो इसका सेंटर ऑफ मास नीचे खिसक के आता है, सेंटर ऑफ मास नीचे खिसक के आया तो फोर्स नीचे लगा, लेकिन N1 ऊपर लग रहा था, तो N1 और ये वाला फोर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को बराबर कर देते हैं। N1 और ये वाला फोर्स ऑलमोस्ट एक दूसरे के रोटेशनल इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा कोई नहीं है सर, यहां पे इसको बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है, तो इसका जो रोटेशन होगा वो अकेला है। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि यहां से रोटेशन ज्यादा हो सकता है रादर देन दिस पोजीशन नंबर 1। ठीक है, तो सेकंड वाली पोजीशन पे ज्यादा चांसेस है लैडर के स्लिप होने के रादर देन पोजीशन नंबर 1। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। कर लिया नोट सभी ने? पक्का? बढ़े अगले सवाल पे? चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? व्हेन अ बॉडी इज वेट ऑन एन ऑर्डिनरी बैलेंस वी डिमांड दैट द आर्म शुड बी हॉरिजॉन्टल इफ द वेट ऑन द टू पैन्स आर इक्वल। तो हमने देखा होगा तराजू जो सब्जी वाला लेके घूमता था पहले के जमाने में, आजकल तो डिजिटल वाला आ गया, बट इससे पहले क्या होता था, सब्जी वाला ऐसे तराजू लेके चलता था, उसमें 2 पैन होते थे, कुछ ऐसा दिखता था वो तराजू। याद है कुछ? ऐसे होल्ड करने की जगह होती थी इसमें, याद है कुछ? ऐसा होता था। तो यहां से सब्जी वाले इसको पकड़ता था, एक तरफ वो सब्जी रखता था और एक तरफ वो पत्थर रख के उसको मेजर करता था। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर इक्वल वेट रखा गया है सर, हम उम्मीद करते हैं कि अगर इक्वल वेट रखा गया है तो दोनों हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। दोनों पैन जो है, ये क्या है? पैन है भाई, पैन। तो दोनों पैन कैसे होने चाहिए? हॉरिजॉन्टल होने चाहिए, यही हम उम्मीद करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। तो बोला गया है सपोज इक्वल वेट्स आर पुट ऑन द टू पैन्स, द आर्म इज केप्ट एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड रिलीज, तो इज द टॉर्क ऑफ द टू वेट अबाउट द मिडल पॉइंट 0। बोला गया है कि अगर मैंने इक्वल वेट को यहां पे रखा ऑन द टू पैन्स और आर्म को मैं किसी एंगल पे ले जाता हूं, द आर्म इज केप्ट एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड देन रिलीज, तो इज द टॉर्क ऑफ द टू वेट्स अबाउट द मिडल पॉइंट 0? इज द टोटल टॉर्क 0? If so, why does the arm rotate and finally become 0? यानी कि अगर तुमने इसको ऐसे रखा such that एक आर्म आपका नीचे है, एक आर्म ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो अगर इक्वल वेट है, यहां पे वेट अगर W है और यहां पे भी वेट अगर W है, तो हम चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टल हो। आपने क्या किया? एक पैन को नीचे कर दिया, एक पैन को ऊपर कर दिया, और अब यहां से पकड़ के इसको छोड़ दो। यहां से पकड़ के इसको छोड़ोगे तो क्या होगा? ये ऐसे घूमेगा। ये क्या होगा? ऐसे घूमेगा। हाँ सर, ये ऐसे घूमेगा। तो बताना है कि सपोज इक्वल वेट आर पुट ऑन द टू पैन, द आर्म इज केप्ट एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और रिलीज। आर्म को क्या किया? हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे रखा है हमने। आर्म को क्या किया मैंने? हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे रख दिया है, और अब यहां से रिलीज करता हूं, तो अब क्या होगा? ये ऐसे नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बैलेंस होंगे एक दूसरे से। बैलेंस होने के चक्कर में क्या रोटेशन वाली बातें आ रही है यहां पे? तो यही पूछ रहा है, इज द टॉर्क ऑफ द टू वेट अबाउट द मिडल पॉइंट, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 0? तो क्या इन दोनों वेट का जो टॉर्क है अबाउट द मिडल पॉइंट, क्या वो 0 होगा कि नहीं होगा, ये आपको बताना है। और टोटल टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा, ये भी बताना है। अगर होता है तो ये आर्म रोटेट करके फाइनली हॉरिजॉन्टल क्यों आ रहे हैं, ये भी बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, देखो क्या आंसर आता है, फिर मैं बताऊंगा। चलो भाई, दिमाग लगाया तुमने, क्या करेंगे इसमें? तो अगर इसको जरा ध्यान से देखें तो आपको पता है W नीचे लग रहा है, W नीचे लग रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है? W नीचे की तरफ जाएगा और ये वाला W भी नीचे की तरफ जाएगा। तो इन दोनों का अगर ओवरऑल सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट कंसीडर करें तो यहां पे बीच में कहीं पे 2W नीचे की तरफ वेट लग रहा है, जिसको कि आप ऊपर से पकड़ के बैलेंस कर देते हो। यही करता है ना भाई बेसिकली। पहले के जमाने में तुमने सब्जी वालों को देखा होगा, उनके पास क्या होता था, ऐसे एक तराजू बोलते थे इसको हिंदी में, ठीक है। अब हुआ यूं कि उसको बीच में से ऐसे पकड़ते, ठीक है। अब तुमने एक तरफ देखा होगा, एक वेट पुट करेंगे, दूसरी तरफ दूसरा वेट पुट करेंगे। अगर वो इक्वल है तो ये इक्वल वेट, इक्वल वेट, इक्वल वेट, इक्वल वेट, दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे बीच में आ रहा है, और ये 2W वेट नीचे लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे।
तो अब हमने क्या किया, दोनों को हटा दिया, दोनों को हटा के इनका एक सिंगल मैंने पॉइंट यहां पे कंसीडर कर लिया 2W। इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर एक फोर्स लगाएंगे, और अगर ये बैलेंस कर रहा है तो 2W फोर्स ऊपर लगेगा। सही बात है, आप देख सकते हो 2W फोर्स ऊपर लग रहा है, 2W वाला फोर्स नीचे की तरफ भी लग रहा है ना। एक वेट 2W नीचे लग रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स ऊपर लगा है। दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों का अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तो यहां पे नेट फोर्स जीरो हो जाता है, और इस केस में नेट टॉर्क भी जीरो है। ध्यान से समझ लेना, बिकॉज यहां पे लाइन ऑफ एक्शन सेम है दोनों की। अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होती तो रोटेशनल इफेक्ट आता, जैसे कि यहां पे हुआ। यहां पे आप देख सकते हो इसका W नीचे की तरफ, इसका W नीचे की तरफ, तो ओवरऑल जो इनका वेट होगा 2W नीचे की तरफ आएगा। जो फोर्स हम ऊपर की तरफ लगा रहे थे इसको बैलेंस करने के लिए, वो यहां पे लगा, जो कि 2W के बराबर होता है। बट क्योंकि आपने क्या किया, एक पार्ट को ऊपर कर दिया और एक पार्ट को नीचे कर दिया, यही किया ना। सपोज इक्वल वेट आर पुट ऑन द टू पैन, द आर्म इज केप्ट एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। आर्म को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे रख दिया था, अब यहां से रिलीज करो। तो भाई जैसे आपने इसको यहां से रिलीज करा, नाउ व्हाट विल हैपन, डेफिनेटली सी बात है सर, यहां पे टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि जो फोर्स है और जो 2W वाला वेट है, इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इनके लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। ये वाला फोर्स ऊपर लग रहा है, ये वाला फोर्स नीचे लग रहा है, दे हैव द डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। पहले उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई टॉर्क नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहां पे अभी नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। यहां पे नेट फोर्स जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो पहला सवाल ये पूछा गया है, क्या तो टॉर्क ऑफ द टू वेट अबाउट द मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट के अबाउट टू वेट्स का जो टॉर्क है क्या वो जीरो होगा? तो बोलोगे नहीं सर, मिडल पॉइंट के अबाउट दोनों वेट का जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे 2W वाला जो फोर्स है वो लग रहा है और ये डेफिनेटली टॉर्क प्रोवाइड करवाएगा। तो ये तो मना कर देना। इज द टोटल टॉर्क जीरो? तो टोटल टॉर्क जीरो नहीं है हमारे पास में। तो अगर यहां पे आर्म रोटेट कर रहे, सो इफ सो व्हाई डज द आर्म्स रोटेट इन फाइव? ये तो हमने बोल ही दिया कि कोई टॉर्क यहां पे जीरो नहीं है। तो यहां पे क्या बोलोगे? नो, द टॉर्क of the two weights about the middle point, the middle point, ठीक है, the torque of the two weights about the middle point is not zero. जीरो नहीं है भाई, वो टॉर्क जीरो कैसे हो सकता है यार? देखो पहले ये मिडल पॉइंट था हमारे पास, हाँ सर ये मिडल पॉइंट था, 2W नीचे लग रहा था, हाँ सर, फोर्स ऊपर लग रहा था, हाँ सर, दोनों के दोनों फोर्स मिडल पॉइंट पे लग रहे थे, हाँ सर, तो दोनों फोर्सेस का जो टॉर्क था वो जीरो हो गया। जी सर बिल्कुल। अभी मिडल पॉइंट कौन है सर? ये रहा मिडल पॉइंट, 2W मिडल पॉइंट पे लग रहा है, हाँ सर लग रहा है, तो इसका तो टॉर्क जीरो हो गया। लेकिन ये जो फोर्स F है वो मिडल पॉइंट से D डिस्टेंस पे है, मिडल पॉइंट से D डिस्टेंस पे है, इसके अबाउट टॉर्क जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां पे टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो यहां पे बोलना कि भाई टॉर्क जो है वो जीरो नहीं है यहां पे, ठीक है, समझे बात को? तो यही पूछा ना, इज द टॉर्क ऑफ द टू वेट अबाउट द मिडल पॉइंट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट ये था, इसके अबाउट देखो तो जीरो नहीं है भाई। इस पॉइंट मिडल पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। मिडल पॉइंट हमारे लिए क्या है? पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। तो पॉइंट ऑफ सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो क्या बोल रहे हो भाई? ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया या फिर पॉइंट ऑफ सपोर्ट हो गया, जहां से आप इसको होल्ड करके रख रहे हो। इसके अबाउट अगर टॉर्क देखोगे तो जीरो नहीं हो रहा है ना हमारा, कहां हो सकता है यार? D डिस्टेंस पे है बेसिकली, तो नहीं है। तो वो बोल रहे हैं इज द टोटल टॉर्क जीरो? नहीं भाई नहीं है। और कोई टॉर्क जीरो नहीं है तो क्या होगा बेसिकली सर? अगर कोई टॉर्क जीरो नहीं है तो यहां पे ये 2W वाला जो बॉडी है वो इसको रोटेट करवाएगी और इसको हॉरिजॉन्टल में लेके आ जाएगी। क्या होगा? ये इसको नीचे की तरफ ऐसे घुमाएंगे, अरे यही हो रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे और फाइनली वो एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएंगे। तो बेसिकली अगर आप इसको यहां से छोड़ते हो तो ये रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद वो अपने आप को इस पोजीशन में लाके छोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल रह के। ठीक है, समझते हो ना? 2W नीचे, फोर्स ऊपर, दोनों के बीच का सेपरेशन। यहां पे जो मिडल पॉइंट बोला है, पॉइंट ऑफ सपोर्ट बोला है बेसिकली। तो पॉइंट ऑफ सपोर्ट क्या होता है? जहां से इसको सपोर्ट करके रखा हुआ है, ये लो,
तो फोर्स इधर लग रहा है, वेट इधर लग रहा है, तो ये पहले केस में तो सब कुछ जीरो था, तो ये तो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होगी एक तरह से देखा जाए तो। बट अगर आपने इसको हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लाके छोड़ दिया, आर्म को अगर हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे लाके आपने छोड़ दिया, तो क्या होगा सर, दोनों की जो डायरेक्शंस है वो तो अपोजिट है ही सही, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ सपोर्ट जो है वो यहां पे है। तो 2W जो है पॉइंट ऑफ सपोर्ट से कितना है, 2D डिस्टेंस दूर है। जो 2W वाला वेट है वो पॉइंट ऑफ सपोर्ट से कितने D डिस्टेंस पे लग रहा है, तो यहां पे टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क क्या करेगा बेसिकली, ये टॉर्क सर इसको नीचे लेके आएगा, इसको ऊपर लेके जाएगा, तो ये रोटेट हो रहा है, एक तरह का रोटेशनल मोशन है ये। तो ये नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा, तो ये ऐसा करके ये क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएंगे। तो ये वाला डायग्राम जो है ये क्या होगा, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो ये रोटेट करके अपने आप को हॉरिजॉन्टल लेवल में लेके आ जाएंगे फिर से। ठीक है, तो अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो ये टॉर्क ही है जो इनको फिर से हॉरिजॉन्टल बना रहा है। ठीक है, इफ सो इसने बोला था अगर टॉर्क जीरो होता है तो फिर ये दोनों के दोनों आर्म्स हॉरिजॉन्टल में कैसे आए। अगर टॉर्क जीरो होता तो ये पूछ रहा है कि अगर टॉर्क जीरो होता तो ये दोनों के दोनों आर्म्स हॉरिजॉन्टल लेवल में कैसे आए। हमने बोला पहली बात तो टॉर्क जीरो नहीं है। टॉर्क अगर जीरो नहीं है तो डेफिनेटली सी बात है यहां पे ये दोनों को हॉरिजॉन्टल में लाने का काम कौन कर रहा है, फिर टॉर्क कर रहा है। नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, नेट फोर्स तो अभी भी जीरो है, लेकिन टॉर्क है यहां पे जो इसको क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेके आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझते हो ये वाली बातें, नोट कर लो जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने, बढ़े आगे, चलो जी। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। बोला गया है द डेंसिटी ऑफ द रॉड ए बी continuously increases from A to B. Is it easier to set in rotation by clamping it at A and applying a perpendicular force at B, or by clamping it at B and applying the force at A? एक रॉड है और इस रॉड की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है A से लेके B पे जाने में, यानी कि कुछ ऐसे बन रही है रॉड ये अपनी। ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, तो A से लेके जब B पे जा रहे थे तो मास इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द रॉड ए बी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक जा रहे हो तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है रॉड की। तो आपसे बोला गया है इज इट इजियर टू सेट इन रोटेशन बाय क्लैंपिंग इट एट ए पे इसको बांध दो और अब रोटेशन कराओ तो ज्यादा आसान है, या फिर यहां बना देता हूं, या फिर आप इसको बी पे बांध दो और फिर रोटेशन कराओ, तो कहां पे काम आसान होगा रोटेशन का। पहला केस जहां पे आपने ए से इसको बांध दिया, केस नंबर 1, जहां पे आपने क्या किया, ए से इसको यहां पे क्लैंप कर दिया। केस नंबर 2 जिसमें आपने बी से इसको क्लैंप कर दिया है, तो ये केस नंबर 2 हो जाएगा। तो बताओ जरा कौन से वाले केस में रोटेशन कराना आसान है, केस 1 या फिर केस नंबर 2, जरा सोचो। ये रॉड ऐसी क्यों बनाई आपने, रॉड इसलिए बनाई है मैंने क्योंकि डेंसिटी को लिखते हो मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो सेम है भाई, लेकिन मास जो है वो डेंसिटी जो है वो ए से लेके बी तक जाने में इंक्रीज हो रही है। फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए अगर ए से लेके बी तक जाने की बात करोगे तो मास भी इंक्रीज होगा, यानी कि ए वाली साइड जो मास है वो कम है एज कंपेयर टू द बी वाले साइड। समझते हो ना, ये बस मैंने डायग्राम में बनाया ये वाली बात इसलिए। फिर तो बी वाली साइड मास ज्यादा है, ए वाली साइड मास कम है। चलो भाई, तो बताओ यहां पे कि कौन से वाले केस में रोटेशन कराना ज्यादा आसान है, केस नंबर 1 या फिर केस नंबर 2। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मान लो इसको हम रोटेट करवा रहे, टेबल पे रखा है, इसको रॉड को टेबल पे रखा है और ऐसे गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे हम ना। वर्टिकल मोशन कंसीडर मत करना, हॉरिजॉन्टल मोशन करवाने की कोशिश करेंगे इसकी। ठीक है, चलो भाई, तो इस रॉड को आपने क्या किया, टेबल पे रख दिया। टेबल पे अब ऐसे घुमाने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मान लो ये टेबल है, टेबल पे रख दिया, अब एक कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक फोर्स मान लो मैंने यहां पे लगा दिया F, और सेम फोर्स मैंने यहां पे भी लगा दिया F। तो बताओ भाई कहां पे रोटेशन कराना ज्यादा आसान है, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा हूं, किसको घुमाना ज्यादा आसान होगा, पहले वाले केस में या सेकंड वाले केस में। सोचो जल्दी से, दिमाग लगाओ, क्या आंसर होगा बताओ इसका। सोचा कुछ? तो भाई मेरे हिसाब से तो सेकंड वाले केस में इजीली रोटेट करा पाएंगे इसको हम लोग, कि फर्स्ट वाले केस में इजीली रोटेट सेकंड वाले केस में हो सकता है सर। चलो देखते हैं कैसे होगा।
अगर ए से आपने इसको क्लैंप कर दिया है, क्लैंप मतलब यहां पे बांध दिया है, तो इसके अबाउट रोटेशन होगा, जो भी रोटेशन होगा वो इसके अबाउट होगा। हाँ सर, इसके अबाउट होगा। पहली बात तो सेंटर ऑफ मास निकालना जरूरी है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा? तो सर सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे आएगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे आएगा। यहां पे भी देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं पे आ रहा है सर हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। आपने यहां पे फोर्स लगाया, आपने यहां पे फोर्स लगाया तो क्या होगा? टॉर्क आएगा सर, टॉर्क आया R इंटू एफ। यहां पे भी आपने फोर्स लगाया, सो टॉर्क आया R इंटू एफ। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा सर, R इंटू एफ भी छोड़ो, टॉर्क की जगह I इंटू एल्फा कर दिया जाए तो इट विल बी इक्वल्स टू R इंटू एफ। ठीक है, पाइवोटेड पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हम फोर्स लगाते हैं। क्या कर रहे हैं? पाइवोटेड पॉइंट से आप क्या कर रहे हो? फिक्स डिस्टेंस पे फोर्स लगा रहे हो। जस्ट वेट, हाँ ठीक। सो मान लीजिए पाइवोटेड पॉइंट से R डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाया है, पाइवोटेड पॉइंट से R डिस्टेंस पे यहां पे भी आपने फोर्स लगाया। सो जहां से इसको बांध के रखा है वहां से R डिस्टेंस पे आपने फोर्स लगाया, तो भाई ये हमारी कहानी बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, यहां पे भी टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, यहां पे आई इंटू एल्फा इक्वल्स टू आर एफ, यहां पे आई टू इंटू एल्फा टू इज इक्वल्स टू आर इंटू एफ। यहां पे आई वन एल्फा वन लिख लेना, क्योंकि दोनों के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी अलग होगा। ठीक है, चलो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है सर हमारे पास, तो ये जो डिस्टेंस होगा लेट्स से ये हो जाएगा d1। ये सेंटर ऑफ मास हो गया है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये हो जाएगा d2। मैं अगर I1 को लिखूं तो I1 को लिखते हैं कैसे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू d1 का स्क्वायर। अरे इस एक्सिस के अबाउट, ये रहा हमारा एक्सिस, इसके अबाउट अगर रोटेशन कराना है तो कैसे करोगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m इंटू d1। ये सेपरेशन कितना है? d1 है। मैं सारा फोर्स को आगे बना लेता हूं सो दैट तुम्हें वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। ठीक है, ये डिस्टेंस है d1, ये r1 था जहां पे फोर्स लग रहा था, जहां पे फोर्स लगा वो डिस्टेंस r है, ये d1 है, ये सेपरेशन r है, ये d2 है। तो I2 को लिखोगे यहां पे, I2 कैन बी रिटन एज ICM प्लस m d2 का स्क्वायर। चलिए जी, तो R इंटू एफ, ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सेम फोर्स लगाया है, सेम डिस्टेंस पे सेम फोर्स लगाया है, तो R और F तो हमारे कांस्टेंट हो गए। तो भाई मैंने देखा कि D1 जो है वो D2 से बड़ा है। सिंस D1 इज ग्रेटर देन D2, तो I1 भी बड़ा हो जाएगा I2 से। क्या ये बात से सहमत हो तुम लोग? अगर D1 जो है वो D2 से बड़ा है तो I1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल है D1 स्क्वायर के, I2 जो है वो प्रोपोर्शनल है D2 स्क्वायर के। तो अगर D1 बड़ा है D2 से तो I1 बड़ा होगा I2 से, और ये पार्ट जो था वो R इंटू एफ कॉन्स्टेंट था, R इंटू एफ कॉन्स्टेंट था। तो मैंने बोला कि भैया I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल्फा। I जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? अल्फा के। अगर I अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर अल्फा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल I है और I1 बड़ा है I2 से, तो अल्फा 1 छोटा हो जाएगा अल्फा 2 से। यानी कि सेम फोर्स लगाने पे इसके पास ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन है एज कंपेयर टू दिस वन। एंगुलर एक्सेलरेशन किसका ज्यादा? सर देखो, सेम फोर्स हमने लगाया था, सेम डिस्टेंस पे लगाया था। ये क्या है? जहां से आपने इसको क्लैंप किया है वहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। जहां पे आपने इसको क्लैंप करा है वो जगह क्या बन जाती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर आप किसी रॉड को रोटेट करवा रहे हो, जैसे कि तुम्हारे पास पेंसिल स्केल आता था पहले ऐसा वाला, आजकल भी होता होगा किसी के पास, ऐसा एक स्केल आता था, उसमें यहां पे एक होल बना होता है, इस होल में ये पेन घुसा के इसको घुमाने की कोशिश करो, तो ये क्या है? ये हमारा क्या है? क्लैंप्ड पॉइंट है, क्लैंप वाला पॉइंट है जहां से हमने स्केल को बांध के रखा है।
और यही हमारा क्या हो जाता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी हो जाता है, क्योंकि आपने क्या किया, यहां पे ऐसे पेन को घुमा फंसा दिया और अब ऐसे ऐसे घुमाओ इसको। यही तो करते थे हमारे पास। आजकल पता नहीं वो स्केल आता है कि नहीं आता है। पहले एक स्केल आता था, उसमें यहां पे एक होल बना होता था। हम पता है क्या करते थे, कॉपी के ऊपर स्केल रखा, उसमें पेन घुसाया और उसको स्ट्राइक किया, वो स्केल पूरा घूमता था ऐसे गोल गोल। तो जहां से आपने इसको बांध के रखा है, जहां से आपने इसको पकड़ के रखा है, वही आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन भी है। यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, ये रहा। यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन है, यहां पे ये रहा सर। तो जहां से आपने इसको बांध के रखा है वहीं पे कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पे ए है, यहां पे बी है, तो आप देख सकते हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे फोर्स लगाया था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे फोर्स लगाया था। सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन d1 डिस्टेंस पे था, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन d2 डिस्टेंस पे था। तो मैंने क्या किया भाई, सेम फोर्स लगाया है सेम डिस्टेंस पे, तो r इंटू एफ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू दे रही है। तो यहां पे I1 अल्फा 1 कांस्टेंट है, यहां पे I2 अल्फा 2 कांस्टेंट है। I1 को लिखने की कोशिश करी तो I1 यानी कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो प्लस md1 स्क्वायर कर दो। अगर आपको इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो प्लस md स्क्वायर कर दो। तो d2 का स्क्वायर, वहां पे d1 का स्क्वायर। दिख रहा है d1 बड़ा है d2 से, तो d1 अगर d2 से बड़ा है तो I1 भी बड़ा होगा I2 से। d1 अगर बड़ा है d2 से तो I1 भी बड़ा है I2 से। और अगर ये पार्ट पूरा कांस्टेंट है तो I अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा, I इंटू अल्फा कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा अल्फा के। तो अगर I1 बड़ा है I2 से तो अल्फा 1 छोटा हो जाएगा अल्फा 2 से। यानी कि सेम फोर्स लगाने पे, यानी कि अगर सेम फोर्स लगाया जाए सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेम डिस्टेंस पे अगर सेम फोर्स लगाते हो तो दूसरी बॉडी ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन पे जाती है एज कंपेयर टू द पहली बॉडी। यानी दूसरी बॉडी के पास ज्यादा एंगुलर एक्सेलरेशन है एज कंपेयर टू द फर्स्ट बॉडी। तो रोटेशन किसका इजीली हो रहा है, सेकंड बॉडी का रोटेशन इजीली हो जाएगा एज कंपेयर टू द फर्स्ट बॉडी, क्योंकि सेकंड बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो क्या लिखोगे इसको, therefore it is easy to set, क्या लिखे, the rod in rotation when clamped at B, when clamped at B। ठीक है भाई, तो B पे अगर इसको क्लैंप करोगे तो इजीली रोटेट कर पाएगा। तो बस इतनी सी बात है, जल्दी से छाप लो फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। कर लिया नोट सभी ने, समझ आती नहीं वाली बात क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे, मैंने बोला कि एक का ज्यादा एक का कम है, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस d1 पे। ठीक है, चलो भाई। तो अगर आप दोनों बॉडीज के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे थे तो दूसरी वाली केस में बॉडी इजीली रोटेट करती है एज कंपेयर टू द पहले वाले केस में भाई। ठीक है, दूसरे वाले केस में बॉडी इजीली रोटेट करती है एज कंपेयर टू द पहले वाले केस, तो दूसरे वाले बॉडी में रोटेशन इजीली हो सकता था हमारे पास, राइट। एनीवेज चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है व्हेन टॉल बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अर्थ द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट स्लाइटली इंक्रीजेस। क्या ये सही बात होगी? अगर टॉल बिल्डिंग्स को अर्थ के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाए तो डे और नाइट का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। क्या यह बात सही होगी? सोचो जरा, दिमाग लगाओ। क्या कहते हो तुम लोग? अच्छा, अगर टॉल बिल्डिंग्स को अर्थ के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाए तो ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट स्लाइटली इंक्रीज होगी। पहली बात तो सर यहां पे नेट टॉर्क 0 है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं ना, अर्थ को घुमाने के लिए कोई बाहर से थोड़ी है जो उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा है अर्थ को है ना। अर्थ को घुमाने के लिए बाहर से तो कोई नहीं आया ना जो अर्थ को ऐसे रोटेट करा रहा है, बोला लो भाई रोटेट करो। नहीं, अर्थ को रोटेट कराने के लिए कोई नहीं आ रहा है, यानी कि यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाली बात है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा।
अच्छा, एंगुलर मोमेंटम को आप लोग कैसे लिखते हो? आई इंटू ओमेगा से, विच इज नथिंग बट कांस्टेंट। तो अगर यहां से देखा जाए तो हम एक बात बोल सकते हैं कि आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? ओमेगा के। आई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के। क्यों हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा? क्योंकि नेट टॉर्क 0 था, एल यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट था, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट था, सो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप अर्थ पे ऊंची ऊंची इमारतें बनाओगे, तो ये हमारी अर्थ थी, आपने एक बिल्डिंग ये ऊंची वाली बना दी, एक बिल्डिंग यहां पे आपने ऊंची वाली बना दी, एक बिल्डिंग यहां पे ऊंची वाली बना दी आपने। ऊंची ऊंची इमारतें बनानी है तुम लोगों को सारी। एक ऊंची इमारत यहां पे बना दी। सर ये तो सन बन गया है ना, बचपन में सन ऐसे ही बनाते थे तुम लोग। तो ये क्या हुआ? हमने ऊंची ऊंची इमारतें बना दी। अब बताओ जरा क्या होगा? चलो एक इमारत यहां पे बना देते हैं। ठीक है, एक बिल्डिंग यहां पे बना लो। तो ऐसा करने से कर क्या रहे हो आप लोग बेसिकली? सर कुछ नहीं, हम बस इमारतें बना रहे बिना सोचे समझे। हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी यहां पे सारी। ठीक है, ये क्या बना दिया? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी। ये अर्थ था, अर्थ के ऊपर आपने क्या किया? ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी। तो अर्थ के ऊपर जब आप ऊंची इमारतें बना देते हो तो अर्थ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर लें तो कितना हो जाएगा? अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई उसका? सर अर्थ का मास 6 × 10⁻24 होता है, और अगर बिल्डिंग्स बना दें तो डेफिनेटली से बात है जो इसका इफेक्टिव रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा? इतना। डेफिनेटली सी बात है, आप बिल्डिंग बनाओगे तो बिल्डिंग के मास को भी अर्थ के मास के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे जो इफेक्टिव रेडियस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो क्या वो इंक्रीज होने वाला है या डिक्रीज होने वाला है? सर जब आप बिल्डिंग्स को बनाते हो, ऊंची बिल्डिंग्स को बनाते हो, तो मास भी इंक्रीज हो रहा है, साथ में जो इफेक्टिव रेडियस है, पहले रेडियस इतना सा था, पहले जब बिल्डिंग नहीं थी तो रेडियस इतना सा था, अभी आपने बिल्डिंग बना दी तो रेडियस इंक्रीज हो गया है। तो यहां पे आई क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ इंक्रीज? क्योंकि मास इंक्रीज हुआ, और तो और जो इफेक्टिव रेडियस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो भी इंक्रीज हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर के अबाउट ले लो। अर्थ को अगर एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर करोगे तो अर्थ को अगर आपने सॉलिड स्फीयर कंसीडर करा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है वो जो है 2 बाई कितना होता था? 2/5 है ना। सॉलिड के लिए तो 2/5 ही था ना। तो यहां पे एक सॉलिड स्फीयर अगर अर्थ को कंसीडर कर लो और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² हो जा रहा था। और mr² में पहले जो रेडियस था मेरे पास वो था 2 सा, पहले जो रेडियस होता था वो ये था r। आज की डेट में तुम्हारा r जो है वो इंक्रीज हो चुका है, r' तक जा चुका है, क्योंकि तुमने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी है सब जगह, पूरे अर्थ पे तुमने ऊंची इमारतें बना दी। यहां पे when tall buildings are constructed on earth, ठीक है। तो अभी तो क्या है, बिल्डिंग्स अर्थ के रेस्पेक्ट में इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। अर्थ का जो साइज है उसके रेस्पेक्ट में इतनी ऊंची बिल्डिंग्स नहीं बनी है अभी हमारे पास, एंड इतनी सारी बिल्डिंग नहीं बनी है ना। तो जब तुम हाईएस्ट बिल्डिंग्स में बोलते हो तो गिनती से 1-2 नाम ही आते हैं सिर्फ उनके। तो सपोज करो पूरे अर्थ पे अगर ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन जाए तो क्या होगा? तो अगर पूरे अर्थ पे ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी जाए तो अर्थ का इफेक्टिव रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मास इंक्रीज हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली यहां पे इंक्रीज होगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है देन डेफिनेटली सी बात है जो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ के रोटेशन की वो डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो क्या होगा इसका? एंगुलर वेलोसिटी जो है अर्थ के रोटेशन की वो कम हो जाएगी। अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी अगर कम होती है देन डेफिनेटली इट विल टेक मोर टाइम, स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस कवर करने में ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी, डिस्टेंस इक्वल्स टू थीटा अपॉन टाइम। अब अगर मैं यहां पे एक रोटेशन की बात करूं, फॉर वन रोटेशन, तो थीटा कितना हो जाएगा भाई? थीटा हो जाएगा पाई, सॉरी थीटा कितना होगा? 2 पाई। एक रोटेशन में थीटा का कितना होता है वैल्यू? 2 पाई। तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी,
और एक रोटेशन में जो टाइम लगता है नोन एज द टाइम पीरियड, एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी 24 घंटे लगते हैं एक रोटेशन करने में, अभी 24 आवर्स लगते हैं एक रोटेशन करने में। अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, दैट मींस अब उस टाइम पे ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या ये बात सही है? जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर ऊंची ऊंची इमारतें बनाओगे तुम लोग अर्थ के ऊपर तो क्या होगा, अर्थ के रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी, जिसके कारण एक चक्कर काटने में उसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। दैट मींस अभी जो 24 आवर्स है वो हो सकता है तुम्हारे 30 आवर्स हो जाए। तो तुम्हारा जो एक पूरा दिन होता है अभी 24 घंटे का होता है। अरे दिन और रात मिला के बोलो, एक दिन जो है, एक डे, सिंगल डे 24 आवर्स का है। अगर ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बना दोगे पूरे अर्थ पे, ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दोगे पूरे अर्थ पे, तो क्या होगा, अर्थ की रोटेशन की स्पीड कम हो जाएगी। और अर्थ के रोटेशन की स्पीड अगर कम हो गई तो एक चक्कर काटने में अर्थ को ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस केस में ज्यादा टाइम मतलब 25 आवर्स हो सकते हैं, 26 आवर्स हो सकते हैं, 27, 28, है ना। तो हो सकता है एक दिन फिर तुम्हारा 28 घंटे का होगा, अभी 24 आवर्स का होता है, बाद में 28 आवर्स का हो जाए, है ना। सो ये वाली बात है, तो इसको नोट कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल पे। तो ये क्या है, अर्थ थी, अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी। उससे क्या हुआ, आर का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया, मास भी इंक्रीज हो गया, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थ का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। देखो ये इनवर्सली रिलेशन क्यों आया, क्योंकि अर्थ को कोई बाहर से रोटेट नहीं कर रहा है, अर्थ खुद से रोटेट करिए। तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, यानी कि जैसे वहां पे नेट फोर्स जीरो होता था तो मोमेंटम कंजर्व्ड होता था, यहां पे नेट टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है तो आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट होता है, यानी कि आई इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ओमेगा के। बस इतनी सी बात है, कर लिया नोट सभी ने, समझते हो ना ये वाली बातें, इसमें तो कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की। बढ़ सकते हैं आगे, चलो भाई। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन 20 हमसे बोलता है, इफ द आइस एट द पोल्स मेल्ट एंड फ्लोज टुवर्ड्स द इक्वेटर, हाउ विल इट अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे नाइट। अगर पोल्स पे जो बर्फ है वो मेल्ट होके इक्वेटर की तरफ आ जाए, पोल्स पे जो बर्फ है वो मेल्ट होके इक्वेटर की तरफ आ जाए, तो वो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को कैसे इफेक्ट कर सकती है। चलिए भाई सोचिए, मैं एक डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद खुद से दिमाग लगाओ। ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसके अबाउट अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। अभी यहां पे पोल्स पे जो भी आइस है तुम्हारे पास, अगर वो मेल्ट होके इक्वेटर की तरफ आ जाए, मेल्ट होके इक्वेटर की तरफ आ जाए, तो क्या होगा भाई, तो हाउ इट विल इफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे और नाइट के ड्यूरेशन को कैसे इफेक्ट करेगी। चलो सोचो, सोचा कुछ इसके बारे में। तो भाई सीधा सा फंडा है, पोल्स पे जो आइस है, पोल्स पे जो आइस है वो क्या कर रही है, वाटर के मास को एक्सिस के पास रख रही है। बेसिकली पोल्स के पास जो आइस कैप है वो क्या कर रही है, वाटर के मास को पोल एक्सिस के पास रख रही है। पोल बेसिकली क्या है हमारे पास, पोल से क्या हो रहा है सर, पोल से हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है, कहां से, पोल से। तो पोल से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, आइस क्या कर रहा है, पोल्स पे जो आइस है, पोल्स पे जो आइस है वो वाटर के मास को एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रखता है। ठीक है, तो आइस कैप नियर द पोल कीप द मास ऑफ द वाटर नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लिखना है इसका, आइस कैप्स नियर द पोल keeps mass of water near axis of rotation, near axis of rotation। क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहे हैं, पोल से, तो क्या कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में मास ऑफ वाटर को, वाटर को ऑलमोस्ट वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रख रहा है, सॉलिड फॉर्म में ना, आइस है ना, near the axis of rotation। As the ice near poles melts
ठीक है, जो आइस पोल्स के पास में अगर वो मेल्ट होती है एंड फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर, फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटर, तो क्या होगा जी यहां पे सर, जैसे ही वो बर्फ मेल्ट होगी और इक्वेटर की तरफ जाएगी तो ये जो मास है बेसिकली वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये मास कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। पहले मास कहां था, पोल्स पे था, अब वो मास कहां पे है, इक्वेटर पे है। ठीक है, तो द मास ऑफ वाटर, मैं सीधा बोलता हूं मास मूव्स अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ही मास मेल्ट हुआ, यहां पे आइस मेल्ट हुई, तो ये क्या हुआ, आइस कैप्स बेसिकली फ्लो होके कहां पे आ गए, इक्वेटर के पास आ गए। यहां पे आइस मेल्ट हुई और ये मेल्ट होके यहां पे आ गए, कहां पे, इक्वेटर के पास में। तो जो मास यहां पे था पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था, वो अब इक्वेटर्स पे जा चुका है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर हो चुका है। तो मास मूव्स अवे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये मास दूर जा चुका है। और अगर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहा है तो आर का वैल्यू क्या हो रहा है, देयरफॉर आर इंक्रीजेस, आर जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आर क्या होता है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पॉइंट, उस मास का डिस्टेंस, मास का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर कहलाता है। पहले वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था, पहले वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था, मास पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास था, अभी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा चुका है। आर इंक्रीज होने की वजह से यहां पे अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे डिफाइन करोगे, आई इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर वाली बातें से। देखो मास अगर सेम है तो इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली सी बात है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंक्रीज होने से एंगुलर स्पीड डिक्रीज होती है, एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि यहां पे बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम था वो कंजर्व था। कोई बाहर से आया क्या अर्थ को रोटेट करने के लिए, नहीं तो बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क वगैरह कुछ भी नहीं था सर। तो यहां पे अर्थ का एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है, अर्थ का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो आई इंटू ओमेगा जो होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, दैट मींस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाता है। आई जो है ओमेगा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहां पे आई ओमेगा कांस्टेंट है तो आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, ये वाली बात समझ आती है ना, यहां तक तो कोई समस्या ही नहीं है तुम लोगों को। तो आई इंक्रीज हुआ तो ओमेगा डिक्रीज हुआ, ओमेगा डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ओमेगा जो है वो 2π/t है। ओमेगा अगर डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक चक्कर काटने में ज्यादा समय लगेगा, एक चक्कर काटने में ज्यादा टाइम लगेगा। ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस जो टाइम पीरियड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब है कि पहले जो 24 घंटे लगते थे एक दिन के लिए, आज वो एक दिन के लिए हो सकता है 28 घंटे लग जाएं, हो सकता है 30 घंटे भी लग जाएं। तो यहां पे आई इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से ओमेगा डिक्रीज हुआ, ओमेगा डिक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया है। तो यहां पे पहले ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट, मान लो अगर 24 आवर्स, मान क्यों रहे हो, मान 24 आवर्स ही होता है। सो ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट पहले 24 आवर्स था, लेकिन जैसे ही आइस मेल्ट हुई और इक्वेटर्स के पास आई तो अब ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट इंक्रीज हो चुका है। अब वो 24 आवर्स नहीं रहेगा, अब वो इंक्रीज हो जाएगा, हो सकता है 28 आवर्स हो सकता है 30 आवर्स हो जाए, है ना, दैट डिपेंड्स ऑन। तो बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। तो अगर आइस यहां से मेल्ट हो जाएगी और इक्वेटर के पास आएगी तो दिन बढ़ जाएगा, 24 घंटे का जो एक दिन होता है वो बढ़ के 28 घंटे भी हो सकता है, 30 घंटे भी हो सकता है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए इतने चर्चे हैं, इसीलिए तो बोलते हैं भाई ग्लोबल वार्मिंग रोको रोको, है ना। तो वो ये सारी बातें हैं बेसिकली। तो अभी मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, बस मैं उसका नतीजा बता रहा हूं कि बर्फ मेल्ट होके यहां पे आ रही है। पहली बात तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, दूसरी बात अगर ऐसा कुछ हो गया, पोल से सारी बर्फ अगर इक्वेटर के पास आ गई तो भैया तुम्हारा दिन जो 24 घंटे का होता है वो बढ़ जाएगा, 30 आवर्स का हो जाएगा और 30 आवर्स का डे अगर हुआ
तो तुम्हारी पढ़ाई भी इंक्रीज हो जाएगी। पहले तो 24 घंटे में से तुम्हें रहम कर देते थोड़ी सी, बोलते ठीक है 24 घंटे दिए भगवान ने हम लोगों को, तो थोड़ा बहुत तुम पढ़ाई भी करोगे, खेलोगे, खाना वगैरह भी खाओगे। पता चल रहा है 24 घंटे का 30 घंटे हो गया दिन अब, तो तुम्हारे तो पढ़ाई का टाइम बढ़ गया ना उसमें फिर एक्स्ट्रा। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग रोको तुम लोग, है ना। हाँ, तो इस चीज का ध्यान रखो, ग्लोबल वार्मिंग रोकोगे तो डे और नाइट का ड्यूरेशन भी नॉर्मल रहेगा, 24 आवर्स का ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। कर लिया नोट सभी ने? अरे यार तुम लोगों को समझ तो आता है ना जो मैं पढ़ाता हूं, ऐसा तो नहीं ना तुम्हारे दिमाग के ऊपर से चली जाती सारी बातें। मैं अच्छी हिंदी बोल लेता हूं ना, हिंदी भी समझते हो ना तुम लोग मेरी? अच्छा, कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं कुछ अलग बोल देता हूं जो तुम्हें, हाँ राइटिंग ठीक ठाक लिख लेता हूं यार, कुछ आज अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक डायग्राम बना लेता हूं, मतलब इतना तो होता है कि समझ आ जाती होगी बातें, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं बोलता हूं तुम लोगों को समझ आती होगी। बाकी ये सब तो छाप ही लिया तुम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है एक हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और एक रिंग, इन चारों को अगर आप रोल कराते हो किसी इंक्लाइन प्लेन पे, ऊपर रखा और छोड़ दिया, अब वो लुढ़कते हुए नीचे जाएंगे, ठीक है। तो किसी इंक्लाइन प्लेन पे अगर इन चारों को रोल कराते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे कम समय किसको लगेगा, यानी सबसे पहले कौन जीतेगा, बताओ। तो सर ये देखो ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं हम लोग बढ़िया सा, ये इंक्लाइन प्लेन बना दिया हम लोगों ने, ये क्या किया, इंक्लाइन प्लेन बना दिया। तो इस पे एक हॉलो स्फीयर रखा, एक सॉलिड स्फीयर रख दिया, एक हॉलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक डिस्क है और एक रिंग है, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और एक ये रिंग। हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और रिंग, इनको यहां से छोड़ दो, अभी नीचे आएंगे। कौन सबसे पहले नीचे आएगा ये आपको बताना है, किसको सबसे कम समय लगेगा नीचे आने में ये आपको बताना है। चलो भाई जल्दी से दिमाग लगाओ, बताओ भाई क्या आंसर आएगा। सोचा कुछ इसके बारे में तुम लोगों ने? कौन आएगा सबसे पहले नीचे? सर जी देखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा है। एज बाय द नेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज नथिंग बट द इनर्शिया इन केस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इट इज नथिंग बट इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या बोलता है कि भाई हम अगर रोटेट कर रहे हैं तो हम इजीली रोटेट नहीं होंगे, और अगर एक बार रोटेट हो गए तो हम इजीली रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो जिसका ज्यादा इनर्शिया उसका ज्यादा अपोजिशन फॉर इट्स रोटेशनल मोशन। ये सब रोटेट करते हुए नीचे आएंगे। ये सब कैसे होंगे सर? ये रोटेट करते हुए नीचे आएंगे, सारे के सारे रोटेट करते हुए नीचे आएंगे। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा यानी उसको ज्यादा अपोजिशन मिलेगा। अरे यार क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ रोटेशन। रोटेशन को जो रेजिस्टेंस मिल जाए ये वो ही है। जैसे कि आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होता था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता था, वैसे ही इनर्शिया ऑफ रोटेशन जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो भाई ये बेसिकली क्या करेगा, किसी भी बॉडी के रोटेशन को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसी भी बॉडी के रोटेशन को अपोज करने की कोशिश करता है। तो चारों ने रोटेट करना शुरू किया, जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसके रोटेशन को ज्यादा पोजीशन मिलेगा। तो चलो भाई चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे सर हॉलो स्फीयर की। तो पहला केस आता है हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है सभी जानते हैं। हॉलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। सबका मास सेम है, सबका रेडियस सेम है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें तो यहां पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। फिर थर्ड केस में अगर मैं बात करता हूं किसकी, कौन है, डिस्क। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। और फिर अब हम बात करते हैं रिंग की, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। चलिए भाई ये सारी बातें तो हमें पता ही थी, पर इसमें से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? ऊपर देखो यहां पे बनेगा 0.6 mr²। 0.6 mr² सबसे ज्यादा है, नहीं ये बनेगा 0.4 mr², ये बनेगा 0.5 mr², और ये बनता है 1 mr², है ना। तो अब तुम ही समझदार हो, जरा देखो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका रोटेशन कम होगा,
जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका रोटेशन कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस है रोटेशन को। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है सर? रिंग का सबसे ज्यादा है। तो सबसे कम रोटेशन किसका होगा? रिंग का होगा। पर हमें यह नहीं बताना है, हमें बताना है कि कौन पहले आता है। तो सबसे पहले आएगा कौन? हॉलो कि सॉलिड? मुझे तो सॉलिड लग रहा है सबसे पहले। तो सबसे पहले आएगा सॉलिड स्फेयर। सबसे पहले कौन नीचे आएगा? सॉलिड स्फेयर आएगा। फिर कौन आएगा? सॉलिड स्फेयर के बाद सर डिस्क आएगा। डिस्क के बाद कौन आएगा? डिस्क के बाद हॉलो स्फेयर नीचे पहुंचेगा। फिर लास्ट में कौन आएगा? लास्ट में सर रिंग आएगा नीचे। तो अगर आपको इनकी रैंक देनी होगी तो सबसे पहली रैंक किसको मिलेगी? सर पहला कौन आया? विनर कौन है? विनर है सॉलिड स्फीयर। सेकंड नंबर पे कौन आया? डिस्क आया। तीसरे नंबर पे कौन है? हॉलो स्फीयर। और सबसे लास्ट में कौन आएगा नीचे? रिंग आएगा, बिकॉज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, डिस्क का सॉरी हॉलो स्फीयर का उससे कम है, फिर उससे कम डिस्क का है, और सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का है। तो डेफिनेटली सी बात है सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे आएगा, बाकी के सब को उसके बाद आएंगे। तो ये ऑर्डर लिख दिया मैंने। सबसे पहले नीचे आने वाला है सॉलिड स्फीयर। टाइम का है ये ऑर्डर। किसका है ये ऑर्डर? टाइम। सबसे कम टाइम किसको लगेगा? टाइम ऑर्डर है ये। सबसे कम टाइम लगता है सॉलिड स्फीयर को। छोड़िए यहां लिखना टाइम ऑर्डर। क्या है ये? टाइम ऑर्डर है, यानी कि सबसे कम समय सॉलिड स्फीयर को लगता है, फिर डिस्क को उससे ज्यादा लगेगा, हॉलो स्फीयर को उससे ज्यादा लगेगा, और रिंग को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा टाइम किसको लगता है? रिंग को लगता है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, रिंग के रोटेशन को अपोजिशन ज्यादा मिलेगा। छाप लो भाई जल्दी से, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ना है अपने को। कर लिया नोट सभी ने? पक्का ना? बढ़े आगे? ओके चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है a sphere rolls on a horizontal surface, is there any point of the sphere which has a vertical velocity? एक स्फेयर है जो कि रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। रोलिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान लगाना। तो क्या कोई एक ऐसा पॉइंट है इस स्फेयर पे जिसके पास वर्टिकल वेलोसिटी हो? सोचो जरा, सोचो जरा। एक स्फेयर है जो कि रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो कोई ऐसा पॉइंट है जिसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी? क्या कहती है पब्लिक? मचाएगा? चलो भाई आ जाओ। सर ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्फीयर है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है। कायदे से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि यहां पे इसके पास वेलोसिटी होगी वर्टिकल वाली, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे, है ना। बट मुझे बाद में एहसास हुआ कि शायद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर देखो, बॉडी रोटेट भी कर रही है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है बॉडी के साथ में। तो हर एक पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज आने वाली। यहां पे हर एक पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी आएगी। सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है, उसके साथ ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल आगे जा रहा है, ये पार्टिकल भी आगे जा रहा है, ये पार्टिकल भी आगे जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, इनके पास एक और वेलोसिटी होती है विच इज गिवन बाय ओमेगा आर, गिवन बाय ओमेगा आर, गिवन बाय ओमेगा आर, गिवन बाय ओमेगा आर, ये आगे की तरफ। तो इनके पास लीनियर वेलोसिटी तो है ही सही, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रोटेशन। रोटेशन के कारण इनके पास क्या आ गई? एक और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आ गई। अब इनके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, वो आई रोटेशन की वजह से और लीनियर की वजह से, तो सीधा सीधा चल रहे। तो अगर आप नेट फोर्स, नेट वेलोसिटी की बात करोगे तो यहां पे इधर की तरफ वेलोसिटी मिलेगी, यहां पे इधर की तरफ वेलोसिटी मिलेगी, यहां पे नेट वेलोसिटी इधर मिलेगी, और यहां पे नेट वेलोसिटी आपको इधर मिलेगी। तो बेसिकली वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मिल रही कहीं पे भी आपको। वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं मिल रही ना कहीं पे भी। सोचो सर, सोचो, फिर से सोचो, फिर से सोचो। पहले हमें लगा यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी मिल सकती थी, बट एक्चुअली यहां पे नहीं मिली, तो अब कहां मिलेगी फिर? ये दिमाग लगाओ। रोलिंग हो रहा है भाई, रोलिंग का मतलब समझते हो, रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है साथ में। रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर से दिमाग लगाओ, देखो कुछ बनता है क्या। हाँ भाई, तो क्या करें फिर? क्या करें इसमें? वर्टिकल वेलोसिटी तो मिलेगी नहीं। हाँ सर, ये बात तो हो गई। अब वर्टिकल वेलोसिटी कहां से लेके आए? तो पहली बात तो मैं बोलता हूं कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी भाई।
ठीक है, इसको देख के मैंने बोला कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं, पर थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं तुम लोगों को इसके बारे में। वर्टिकल वेलोसिटी होगी, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी होगी, लेकिन किस्मत का खेल देखो कि वो वर्टिकल वेलोसिटी तब मिलती है जब नेट वेलोसिटी 0 होती है। तो हम जानते हो रोटेशन रोलिंग के लिए हम एक चीज को डिफाइन करते थे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ग्राउंड के साथ, वो उसका कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है ना। तो सपोज मैंने यहां पे एक बॉडी बना ली, ज्यादा ध्यान से देखना इस बात को, है ना। ये और ऊपर जाएगा भी बात, ऊपर ही नहीं जा पा रहा बात ये। अब ठीक है, अब गोले को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं मैं। यानी गोले तुम्हारे पास कितना फायदा होता है तुम लोगों को, ना। चले एनीवेज, तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसा पॉइंट जो कि इस स्फीयर पे लाई करता है, एक ऐसा पॉइंट जो इस स्फीयर पे कहीं पे लाई करता है। मैं फिर से बना देता हूं, सॉरी यार बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें, बट क्या करूं। हाँ अब ठीक है, परफेक्ट। तो भाई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं यहां पे हम लोग, इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, एक हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इस सॉलिड स्फीयर पे, है ना। अब ये स्फीयर क्या कर रहा था, रोल कर रहा था, मतलब इसका रोटेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो रोल करते करते आया, ये पॉइंट यहां पे टकराया, ये पॉइंट यहां पे टकराया और अब रोल करता हुआ जा रहा है वापस, ठीक है। मैंने कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट ले लिया सॉलिड स्फीयर के ऊपर, किसी एक पॉइंट को कंसीडर किया है सॉलिड स्फीयर के ऊपर। जब ये रोल कर रहा है तो तुम देख रहे हो पॉइंट घूमता हुआ जाएगा, रोल करेगा तो ये पॉइंट घूमता हुआ जाएगा। जब ये यहां पे था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये था, ये पीछे आया, थोड़ा स्फीयर को पीछे करो, थोड़ा स्फीयर को पीछे करो, ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा। स्फीयर को थोड़ा पीछे घुमाओ, पीछे की तरफ घुमाओगे, ये पॉइंट आपको यहां मिलेगा। अब आगे घुमाओ, स्फीयर को आगे घुमाओगे तो पॉइंट ऊपर उठता हुआ दिखेगा, फिर वहां टकराएगा जाके, फिर स्फीयर और रोल करेगा, वो और ऊपर उठ के जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया, थोड़ी देर पहले वो पॉइंट यहां पे टच कर रहा था, ठीक है। ये पॉइंट पी, कुछ समय पहले ये पॉइंट पी यहां पे टच कर रहा था। जब वो यहां पे टच कर रहा था तो थोड़ी देर के लिए इसके पास एक वेलोसिटी आती है विच इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। देखो भाई क्या होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हम जानते हैं कि जो भी पार्टिकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, है ना। समझते होने वाली बात, हाँ। तो फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट should be zero with respect to this ground, ठीक है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए इसमें। प्योर रोलिंग के लिए जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहां कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ये पार्टिकल यानी कि रेस्ट पे था बिल्कुल। अब जैसे रोल आगे करता है ये स्फीयर जैसे आगे रोल करता है, ये स्फीयर ध्यान से देखना, ये स्फीयर जैसे ही रोल करता है, रोल करते टाइम आप वेलोसिटी देख रहे हो, वेलोसिटी देख रहे हो पार्टिकल की, कहां आ रही है, ऊपर की तरफ। कितनी देर के लिए आई, थोड़ी सी देर के लिए आई, लेकिन सर किस्मत का खेल देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। समझ रहे हो ना, ये एक स्फीयर था, रोल करता आ रहा था, रोल करता करता ये आया, ये पॉइंट पे यहां पे टकराया, ये स्फीयर ऐसे है। अब जैसे स्फीयर घूमेगा, समझना बात को, क्या हुआ,
ये स्फीयर रोल करता आया, ये स्फीयर रोल करता यहां पे आया, जब रोल कर रहा था पॉइंट पी यहां पे टच कर रहा था, पॉइंट पी ने यहां टच किया। अब जैसे ही ये और घूमेगा तो पॉइंट पी ऊपर उठेगा, ये और जैसे घूमेगा, है ना। सपोज करो ये स्फीयर यहां पे था, ये पॉइंट पी यहां टच कर रहा था। अब जैसे स्फीयर ने रोल करा, जैसे स्फीयर ने रोल करा, पॉइंट पी कहां उठेगा, आगे जाएगा क्या, सीधा ऐसे स्लाइड नहीं कर रहा है भाई, आगे नहीं जा सकता है क्योंकि वो स्लाइडिंग हो जाती, रोल कर रहा है। रोल करने के लिए जैसे ऊपर उठेगा तो यहां पे इसके पास एक वर्टिकल वेलोसिटी आती है थोड़ी देर के लिए, उठा गोल गोल घूमने के लिए, गोल घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए वर्टिकल वेलोसिटी आती है। बट क्योंकि इस पार्टिकल को, इस पॉइंट को यहां पे वर्टिकल वेलोसिटी मिली, बट क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पे वेलोसिटी तो जीरो होती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो मिलती है लेकिन उसके वैल्यू जीरो होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती है। ये थोड़ा अंदर की बातें हैं, यूजुअली तुम लोगों को जो चीजें समझाई जाएगी वो यहीं तक समझाई जाती है कि भाई यहां पे एक स्फीयर है, स्फीयर को अगर आप देखोगे तो रोलिंग कर रहा है, मतलब ट्रांसलेशन वेलोसिटी तो है, ट्रांसलेशन मोशन तो हर एक पार्टिकल करेगा, ट्रांसलेशन मोशन तो हर एक पार्टिकल ही करेगा इसका। बट क्योंकि रोटेशन भी साथ में हो रहा है तो एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी साथ में आ जाती है, गिवन बाय ओमेगा आर, गिवन बाय ओमेगा आर, गिवन बाय ओमेगा आर, गिवन बाय ओमेगा आर। तो इसके कारण क्या होता है, कोई भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको वर्टिकल नहीं मिलती है। यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर मिलेगी, यहां का रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर मिलेगा, यहां का रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर मिलेगा, और इधर रिजल्टेंट इधर मिलता है आपको। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको मिल रही है वो कोई भी वर्टिकल नहीं है, इसलिए रोलिंग के केस में कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मिलती। पर जरा आप अंदर जाके देखो, अंदर की बात को समझो। सर एक पार्टिकल था, एक पार्टिकल था, वो यहां पे ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में था, जैसे ही बॉडी ने दोबारा रोल करा, जैसे बॉडी ने दोबारा रोल करा, थोड़ी सी देर के लिए इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आई। बट किस्मत का खेल देखो सर, जब इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आई थी तो ये कहां था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे था। जब इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आना चाह रही थी, ये कहां था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे था। हमने तो पहले ही बोल दिया था भाई प्योर रोलिंग है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई भी वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पार्टिकल अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आता है तो उसको रेस्ट पे रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेस्ट पे नहीं रहेगा, अगर यहां पे रिलेटिव मोशन हो गया तो ये फिसल जाएगा। अगर यहां पे रिलेटिव मोशन हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रिलेटिव मोशन हो गया तो ये हमारा स्फीयर फिसल जाएगा, फिर वो रोलिंग नहीं कर पाएगा। अगर यहां पे रिलेटिव मोशन हो जाता है इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में अगर यहां पे पॉइंट और ग्राउंड के बीच में रिलेटिव मोशन अगर हो गया तो ये जो स्फीयर है वो स्लिप हो जाएगा, रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि वेलोसिटी मिलती है लेकिन ऐसी जगह पे मिलती है जहां पे ऑलरेडी हम वेलोसिटी को जीरो कंसीडर करते हैं। वेलोसिटी मिलती तो है लेकिन ऐसी जगह पे मिलती है जहां पे ऑलरेडी हम वेलोसिटी को क्या करते हैं, जीरो कंसीडर करते हैं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर ये वाला बात समझ आती है तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं समझ आती है तो ऐसे समझ लो कि भाई साहब ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी तो खैर सबके पास ही आएगी, ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी तो सबके पास ही आएगी। ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी को मैंने वीटी से लिख दिया, ये क्या हो गया, इसको ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी को हम लिख देते हैं, ट्रांसलेशन वाली वेलोसिटी वीटी, 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 और ये वीटी, और ये भी वीटी। बट हुआ यूं कि रोटेशन के कारण एक और वेलोसिटी आती है जिसको वी आर से लिख देता हूं मैं। रोटेशन की वजह से भी एक वेलोसिटी आती है पार्टिकल्स के पास में, गिवन बाय ओमेगा आर। तुम तो जानते ही हो v इक्वल्स टू ओमेगा आर वाली बात, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। ट्रांसलेशन वाली जो वेलोसिटीज है वो तो सीधा सीधा आगे जा रही है, हर एक पार्टिकल उसी वेलोसिटी से जाएगा। रोटेशन के कारण एक टेंजेंशियल वेलोसिटी और मिलती है। तो यहां पे रोटेशन की वाली वेलोसिटी और ट्रांजिशन वाली वेलोसिटी का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कोई भी वर्टिकल नहीं है, तो ओवरऑल वेलोसिटी हमें वर्टिकल नहीं मिलती है। ओवरऑल वेलोसिटी वर्टिकल नहीं है हमारे पास। हाँ, वर्टिकल के अलावा हॉरिजॉन्टल है या फिर किसी एंगल पे जरूर होगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी हमें नहीं मिलती है रोलिंग में। तो अगर कोई स्फीयर रोल करता है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इज देयर एनी पॉइंट ऑफ द स्फीयर व्हिच हैज अ वर्टिकल वेलोसिटी? सो नो, देयर इज नो पॉइंट, no point of the sphere
which has a वर्टिकल वेलोसिटी। तो भाई ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है स्फीयर का जिसके पास वर्टिकल वेलोसिटी हो। स्फीयर का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके पास वर्टिकल वेलोसिटी हो। सिंपल से समझना है तो ऐसे समझ लो, कॉन्सेप्चुअली सीखना है, थोड़ा अच्छे से समझना है तो समझ लो कि एक ऐसा पॉइंट था जिसके पास वर्टिकल वेलोसिटी थी, बट क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे था वो पार्टिकल उस टाइम पे, ये पॉइंट उस टाइम पे कहां था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे था, ये पॉइंट के पास वर्टिकल वेलोसिटी थी सर। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ऐसा यहां पे ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक और पॉइंट अभी यहां पे ये वाला आर, जैसे और आगे बढ़ेगा आर के पास में भी एक वेलोसिटी मिलेगी, जैसे आगे बढ़ेगा आर को भी एक वेलोसिटी मिलेगी वर्टिकल में, बट फिर से वही बात है, ये कहां है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम वेलोसिटी जीरो कंसीडर करके चलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो। रिलेटिव मोशन नहीं चाहते ना हम लोग, प्योर रोलिंग के लिए हम रिलेटिव मोशन नहीं चाहते यहां पे, तो बस वही वाली बात है, ठीक है। तो एक पॉइंट था सर, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी आई थी, बट किस्मत का खेल देखो, ये वेलोसिटी इसको कहां मिली, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां पे हम खुद ही वेलोसिटी जीरो कंसीडर करते हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी है तो सही, बट उसकी वैल्यू जीरो है, इसलिए हम उसको नहीं मानते फिर। तो ये भी है तरीका, ये भी है तरीका, जो तुम्हें मानना है उससे मानो। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लो इसको, कर लिया सभी ने नोट, समझ आती है सभी को ये बातें, पक्का ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, तो ये थी कहानी क्वेश्चन नंबर 22 की, और इसी के साथ हमारा ये जो रोटेशनल मैकेनिक्स के शॉर्ट आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ओवरऑल मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है, पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। सेकंड पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओवरऑल 22 क्वेश्चंस थे, तो 11 क्वेश्चंस का एक पार्ट है, 11 क्वेश्चंस का अलग पार्ट है, जरूर देखो। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस में कंट्रोवर्सी भी है यहां पे, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार यहां पे ये कंट्रोवर्सी थी, यहां पे मेरे हिसाब से ये है, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। पर जहां भी तुम्हें कंट्रोवर्सी लगती है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करो, सो दैट वहां पे बैठ के हम चर्चा कर सकें इसके बारे में, ठीक है। और तुम्हें लगता है वीडियो दोबारा देखना है तो दोबारा देखने के लिए आप हमें वेबसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट ही क्यों, क्योंकि यहां पे आपको इस पर्टिकुलर पार्ट का पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था, पूरा कोर्स यानी कि क्लास 11th फिजिक्स HC वर्मा के कंप्लीट कोर्स यहां पे बना हुआ है, और इस कोर्स में क्लास 11th के अभी तक जितने भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा चुका हूं HC वर्मा के, वो सब कुछ है यहां पे, ठीक है। तो डेफिनेटली इसी बात है, एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा तो आपका बहुत टाइम बचने वाला है। एंड इज नॉट ओनली फॉर द HC वर्मा, बट फिजिक्स में और भी बहुत सारी चीजें यहां पे चल रही है, जो सब कुछ आपको यहां पे मिलने वाला है। एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट द फिजिक्स ओनली, बट केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट्स आपके पास है, उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस यहां पे आपको मिलेंगे। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस। तो बेसिकली एक जादू का पिटारा है जिसमें आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपके काम आएंगी, और ये सब कुछ अगेन मैं कहता हूं आप लोगों के फ्री है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुमने 2 लेक्चर देख लिए उसके बाद तुमसे सब्सक्रिप्शन मांग रहे, नहीं चाहिए हमें सब्सक्रिप्शन, बस तुम आके पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ और हमारा नाम रोशन करो, हमारे लिए वही काफी है ना। तो ये सारी चीजें आपको वेबसाइट पे मिलती है। एंड दिस इज नॉट फॉर क्लास 11 बट क्लास 12 के लिए भी, 10th के लिए भी, 9th के लिए, सब क्लासेस के लिए, राइट फ्रॉम द KG किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट का हर एक वीडियो यहां पे अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप आके ज्वाइन करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस पार्ट से, तो इसको मिस मत करो, ठीक है। पूरा कोर्स अलॉन्ग विद द डिस्क्रिप्शन अवेलेबल रहेगा, तो इन चीजों को जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और जाने से पहले एक छोटू सा काम कर दो, वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, उसके बगल में जो घंटा है उसको बजा दो, सो दैट आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आते हैं यहाँ पे आपके लिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सारे अपडेट्स पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को जरूर दबाना चाहिए, राइट। और एक और छोटा सा काम है, वो है सेशन को शेयर करना। अपने सारे दोस्तों को बताओ जाके, अपने भाई बंधुओं को बोलो जाके कि यार यहाँ पे फिजिक्स में HC वर्मा के सॉल्यूशन चल रहे हैं जो कहीं और नहीं मिलेंगे, तो उनको भी लेके आओ ताकि उनका भी फायदा हो सके जैसे तुम लोगों को हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा कोई दोस्त अगर JEE और नीट की तैयारी कर रहा है तो उनको बोलो ये वाली बात है कि भाई आओ यहाँ पे ज्वाइन करो आके, ताकि तुम्हारा सिलेक्शन हो पाए, राइट। और सेशन को लाइक कर देना जाने से पहले, अगर तुम्हें मजा आ रहा है पढ़ने में, चीजें समझ आती है तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। तो बस ये 3 काम हैं जो जाने से पहले तुम्हें करने हैं, और बस आज के सेशन में इतनी ही बातें करेंगे। बाकी अगले सेशन से हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव 1, जहां पे MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास।
तो अब सिंपल से अप्रोच है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यही आती है। तो अगर कोई कंट्रोवर्सी तुम्हें लगती है, अगर तुम्हें लगता है कि यार इसमें ये भी हो सकता था, उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, राइट? चलिए भाई, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।